18 hours, the solar storm reaches Earth. When the solar storm reaches our planet, something strange happens. An invisible shield, the Earth's magnetic field, deflects the storm. The magnetic ओके, ये आपको दृश्य दिखाई पड़ रहा है, एक पृथ्वी है और उसमें एक तरह की लाइन्स दिख रही है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है? मुझको रिस्पॉन्स यस, ओके, बढ़िया। तो ये जो पृथ्वी है, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि कोई भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना? उसके आजू-बाजू जो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वजह से जो सूर्य की किरणें हैं, जो हमारे प्रति आ रही है और पृथ्वी की तरह आ रही है, वो 99% रुक जाती है ना? ये एनिमेशन मैं इससे डायरेक्टली इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्टली एक तरह का विजुअल हो कि कैसे व्यवस्था के अर्थ पे कैसे चीज़ें सब सेट हुई है और उसकी वजह से कैसे पृथ्वी जो है उसमें लाइफ सपोर्ट जो है वो हो पाता है, ठीक है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग सिर्फ पत्थर, मणि, धातु और मिट्टी नहीं है, बट एक पूरा व्यवस्था है ना? तो उसको हिसाब से हम लोग समझने के लिए एक पृथ्वी का एक एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें सूर्य की किरण आपको लाइन में दिख रहे हैं। ये जो लाइन्स आ रही है यहाँ पर, वो सब सूर्य की किरणें हैं येलो कलर में। और जो ब्लू लाइन्स है वो मैग्नेटिक फील्ड है ना? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ये आप देख सकते हैं कि आगे के पार्ट में जो है वो थोड़ा-सा उसकी रिंग्स है वो दबी हुई है ऐसा लग रहा है और पीछे के पार्ट में थोड़ा-सा लंबी है ना? तो ये इसलिए है क्योंकि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है वो सूर्य के प्रभाव से दब रहा है। अब हम एनिमेशन को कंटिन्यू कर दें। एनिमेशन में इंग्लिश में बता रहे हैं, उसमें सबटाइटल्स भी है हिंदी में। आप थोड़ा-सा समझने का प्रयत्न कीजिए, लेकिन फिर भी मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? fields couple together and create a funnel where the gas streams down on the daylight side of the pole. This is the daylight aurora. The magnetic fields stretch further back and couple together. The magnetic rubber band breaks, and gas from the solar storm streams along the magnetic lines towards the poles on the night side. This is the nighttime aurora. तो आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कैसे प्रभाव डालती है सूर्य की किरणें और सूर्य की किरणें जो है वो ऐसे बार-बार सोलर स्टॉर्म कहते हैं उसको, वो बार-बार पृथ्वी और अनंत दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भेजती है और वैसे पृथ्वी जो है उसमें कैसे बचाव होता है। तो ये जो बचाव होता है वो सिर्फ पृथ्वी में ही पॉसिबल है और पृथ्वी में किसी का माइक शायद ऑन है, आप उसको म्यूट कर दीजिए। तो ये पृथ्वी में ही पॉसिबल है। अगर आप एनिमेशन में फिर से पहले से देखेंगे थोड़ा-सा मैं रिवाइंड करके दिखाता हूँ। तो दूसरे ग्रहों में जाता है, तब दूसरे ग्रहों में पास होता है तो ऐसे के वैसा उसके ऊपर से पास हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये जो सोलर रेडिएशन जो सूरज के प्रति से आ रहा है, तो वो ऐसे ही चले जा रहे हैं दूसरे प्लैनेट से, ठीक है? लेकिन जब वो पृथ्वी के आजू-बाजू आता है, ऐसे सोलर रेडिएशन, तो वो सोलर रेडिएशन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो है, उसको पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको शील्डिंग मिल जाती है उससे। तो ये जो शील्ड है, ये आप देख सकते हो इसमें एनिमेशन में, ये जो शील्ड है, वो हमारी पृथ्वी में 99.9% मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट में ये जो वेव्स है वो रुक जा रही है। ये जो ब्लू कलर की जो शील्ड है उसकी वजह से, है ना? तो 0.01% जिसको कहते हैं वो ही सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पे आ रहे हैं और वो भी हम लोग कैसे कह रहे हैं कि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि 0.01% पृथ्वी की किरणें जो है सूर्य की किरणें जो पृथ्वी में आ रही है, ठीक है ना? बाकी जो है वो सब इससे डिफ्लेक्ट हो जा रही है या फिर इसको कह सकते हैं कि ये बाईपास हो जाती है ना? आप इसमें एनिमेशन में फिर से देख सकते हैं कि कैसे टकराती है, लेकिन टकराते-टकराते पृथ्वी का जो सरफेस है, उसको टच नहीं कर पाती है, सूर्य की किरणें जो है वो बाईपास हो जाती है और ऊपर जो है नॉर्थ और साउथ पोल में आप देख सकते हैं कुछ होता है और नॉर्थ और साउथ पोल में वो रेडिएशन को लाइट में कन्वर्जन कर देता है और ये आप उसका वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब में। ये जो लाइट ऊपर और नीचे जो गई अभी,
उसको नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। ये जो है वो लाइव आप उसका पिक्चर दिखेंगे थोड़ी देर में। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसे टाइप के रंग-बिरंगी आकाश में रेडिएशन का लाइट में कन्वर्जन देख सकते हैं। तो ये जो है वो तभी आता है जब सोलर रेडिएशन सूर्य की जो किरणें वो बम्बार्ड करती है, मतलब पृथ्वी के ऊपर से टकराती है और उसको पचाने के लिए, उस गर्मी को पचाने के लिए जियोमैग्नेटिक फील्ड यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो उसको पृथ्वी को बचाता है और वो पृथ्वी उसकी वजह से जितनी भी लाइफ है हम लोगों के सामने ऐसे कह सकते हैं कि वो हम लोग सब उसकी वजह से हाँ, सुरक्षित है ऐसे भी कह सकते हैं, राइट? तो मैं एक बार फिर से आपको एक अ, एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा होता है और कैसे ऐसे होता है। हम लोगों को सबको पता है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर ऐसी प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना? किसी को कोई प्रश्न हो तो आप रोक सकते हैं मुझको, हैंड रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डिटेल में जा रहे हैं कि क्या एग्ज़ैक्टली होता है पृथ्वी के सतह के ऊपर। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ? किसी को प्रश्न है? आप थम्स अप कीजिए अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं मेरे को पता लगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से। किसी को तो प्रश्न नहीं ना? ठीक है, ओके। तो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर ये जो प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग जी रहे हैं, ठीक है ना? उसके नीचे बहुत हलन-चलन होती है। इसको साधारण भाषा में कन्वेक्शन सेल कहते हैं और आप देख सकते हैं कि इस सतह के ऊपर यहाँ पर जो है वो ज़मीन जो है वो दब रही है, राइट की साइड पे जा रही है ऐसे और जब वो दबती है वहाँ पर तो वहाँ पर माउंटेन फ़ॉर्म हो जाते हैं, है ना? और यही जो हिमालयाज़ जो है हमारे, वो भी वैसे ही फ़ॉर्म होते हैं क्योंकि जो पृथ्वी जो सतह है, यहाँ पर इंडिया की जो प्लेट है, वो टकरा रही है एशियन प्लेट से और उसकी वजह से वहाँ पर हिमालयाज़ बन गए। आपको ये ज्योग्राफी का भी या भौतिक जो सब्जेक्ट आता है, उसमें आया होगा ये, है ना? ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में आता है। तो ये वजह क्या है ऐसे पृथ्वी क्यों ऐसे प्लेट पूरी हिल रही है? क्यों जा रही है ऐसे? तो नीचे जो है वो मोल्टन लावा जो है, वो घूम रहा है, राइट? मोल्टन लावा को घूमने की वजह से क्या होता है? कौन बताएगा मुझको? ये जो नीचे घूम रहा है, लावा जो घूम रहा है, उसकी वजह से क्या होता है? नई नई ज़मीन यहाँ पर बनती है, ये लाइन पे आप देख सकते हो नई ज़मीन बन रही है और पुरानी ज़मीन है वो नीचे चली जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी ज़मीन जो है वो नीचे चली जा रही है और वो वापस उसका जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खंडित होकर के फिर से वापस वो नई ज़मीन की तरफ यहाँ पर बनती है। तो जब नई ज़मीन बनती है तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो घूमता है ना ऐसे, इसकी वजह से जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये जैसे कि कॉपर की वाइंडिंग जो होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चुंबकीय क्षेत्र बनता कैसे है पृथ्वी का? तो ये कॉपर की वाइंडिंग जो होती है, वो मोटर के अंदर आपने भी देखा होगा कि ऐसे वाइंडिंग होती है, उसमें से जब पावर जाता है, तब एक चुंबकीय आकर्षण बनता है, जिसकी वजह से ये जो बीच में जो एर्मेचर है, वो एर्मेचर घूमता है। कितने लोगों को ये मोटर खोल करके देखा है ये दोनों चीज़? एक ये एर्मेचर कहते हैं और ये मोटर का हाउसिंग कहते हैं। आप थम्स अप कर सकते हैं, जब आपको पता लग जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मोटर का हाउसिंग है, उसमें वाइंडिंग कहते हैं, कॉपर की वाइंडिंग है, राइट? और इसके अंदर बीच में एर्मेचर होता है। ड्रिल मशीन या ग्राइंडर या मोटर, उसमें आप खोल करके देखोगे तो ये 2 चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी, राइट? तो सेम तरीके से पृथ्वी में ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है, राइट? और वो उसका वजह क्या है? जो पृथ्वी के सतह के नीचे ये जो मोल्टन टिन, आयरन ऐसे बहुत सारे धातुएँ पिघले हुए फॉर्म में घूम रहे हैं, है ना? आप देख सकते हैं कैसे-कैसे यहाँ पर एक साइकिल जा रही है उसकी और उधर साइड से उल्टी साइकिल जा रही है, बिल्कुल एक मोटर की तरह
वहाँ पर पृथ्वी के नीचे ये सब लोहा पिघला हुआ घूम रहा है और वही घूमने की वजह से हमारी पृथ्वी में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें कैसे यहाँ पर से बॉम्बार्ड कर रही है, मतलब उसके ऊपर टकरा रही है, लेकिन वो सब टकरा-टकरा के साइड में से निकल जा रही है। ये जो रेड कलर है वो चुंबकीय क्षेत्र से बायपास होकर के चली जा रही है और पृथ्वी जो है वो सुरक्षित है। तो अब हम पूछेंगे प्रश्न जो है, ये क्यों हमारे प्लैनेट में ही पॉसिबल है? तो उसका आंसर तो साइंस को भी नहीं पता है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन ये कहता है कि ये व्यवस्था के लिए जो है, व्यवस्था के लिए ये जो है वो सब कुछ हो रहा है। और अल्टीमेटली व्यवस्था किसके लिए? कौन अभी ज़िंदा है? तो ज्ञान अवस्था जो कि हम लोग जो है वो अभी ज़िंदा है। तो उसका मतलब है कि हम लोग के लिए या हमारा पूरा का पूरा जो अस्तित्व है, अस्तित्व देखो इसका मतलब ये बहुत सिंपल है, अस्तित्व मतलब एक्जिस्टेंस। अब उसको समझने के लिए आपने उसको समझ लिया, तो आपने सह-अस्तित्व मतलब कोएक्जिस्टेंस समझ लिया। सूर्य क्या काम करता है? पृथ्वी क्या काम करी? पृथ्वी के साथ-साथ जो पिघला हुआ लोहा हमारे पैर के नीचे जो है, अमुक किलोमीटर के बाद पिघला हुआ लोहा ही तो है हमारे पैर के नीचे, राइट? तो वो सब चीज़ें कैसे एक-दूसरे के साथ व्यवस्था में रह करके व्यवस्था के लिए काम कर रही है, वो हम इसमें से नज़र देख सकते हैं। कितना अद्भुत बात है ना? कि कोई भी चीज़ अलाइव रखने के लिए हमको तो लगता है कि हम लोग खाना खा लिया तो हम लोग ज़िंदा है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोगों को तो कोई इश्यू भी नहीं है। लेकिन 1 सेकंड के लिए ये कोलैप्स हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल ये चुंबकीय क्षेत्र अर्थ का कोलैप्स हो जाए, तो 99.9% सूर्य की किरणें हमारे अंदर आ जाएँगी और पूरा का पूरा हम लोगों पृथ्वी के अंदर जितना भी पानी है, जितना भी लाइफ फॉर्म है, जितना भी एनिमल्स, प्लांट्स सब कुछ एक क्षण में उसका नाश हो सकता है। लेकिन व्यवस्था के लिए ये सब चीज़ें हो रही है और घट रही है और उसकी वजह से हम लोग आज ज़िंदा हैं। किसी ने बहुत अच्छे से कहा था कि हमारा अ, जो वेल्थ है, जो जो रिचनेस है वो क्या है ना? तो ये पैसा नहीं कह सकते, ये जो व्यवस्था है, इतनी सारी व्यवस्था, ये तो सिर्फ़ एक व्यवस्था मैं आपको बता रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये आपके लिए कितना काम कर रहा है, ये आपके लिए कितनी पूँजी है। अगर यही नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता पृथ्वी के ऊपर, है ना? इसलिए मैंने ऐसे ही टॉपिक से स्टार्ट किया है, जो बहुत अ, सिंपल है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो प्लांट ग्रोथ और जो अभी हम मूल्यवर्धन करते हैं उसका भी कुछ भी में समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतना प्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट भी है हम लोग, तो उसमें सूर्य की किरणें कितने आते हैं पृथ्वी के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी क्या हो रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूँ, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो स्लोली कोलैप्स हो रहा है। आपको पता होगा जब आप चुंबक जो है उसको गरम करते हैं, तब चुंबक उसका चुंबकीय आकर्षण जो है वो बढ़ता है या घटता है? कौन बताएगा मुझको? कोई भी चुंबक हम लोग लेते हैं, कभी भी ट्राई किया है क्या कि गैस के ऊपर रख करके क्या हो जाता है? हम लोग तो छोटे थे तब ये सब करते थे। चलो, मैं बता देता हूँ। इसमें जब आप कोई भी चुंबक को गैस में या फायर में, आग में रखते हैं, तो उसका चुंबकीय प्रभाव जो है वो बहुत वीक हो जाता है। मतलब वो लगभग न्यूनतम हो जाता है और लोहा की तरह ही वो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी भी आज जो है, हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स यानी जो अ, ऑयल जो नीचे से निकाल-निकाल के हम लोग जला रहे, जो वो कल बात हो रही थी, उसकी वजह से जो पृथ्वी को गर्म कर रहे, तो ये चुंबकीय आकर्षण जो है, वो भी स्लोली कोलैप्स हो रहा है और ऐसा कह सकते हैं कि जब ये कोलैप्स करता है, तब साथ-साथ में सूर्य की किरणें भी ज़्यादा अंदर आने की संभावना है। तो ये भी बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम लोग इस पृथ्वी में जो भी बैलेंस है, उसको बरकरार रखें। उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग उसको पृथ्वी को ठंडा कैसे करें, उसके ऊपर चर्चा की जाए, ना कि हम लोग नीचे से ऑयल निकाल-निकाल कर जलाएँ और जला करके वाष्पीकरण जो है वो बढ़ाते जाएँ क्योंकि वाष्पीकरण कैसे बढ़ती है पृथ्वी में? क्योंकि हम लोग ऑयल जलाते हैं,
तो वो गर्मी उत्पन्न करता है, तो गर्मी उत्पन्न करे तो हिमखंड जो है, जितने भी हिमखंड है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में वो पिघलने लग जाते हैं, ठीक है? तो वो पिघलते हैं तो उसकी वजह से वाष्पीकरण बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है तो पृथ्वी में जितने भी जगह पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पर बारिश होती है, वहाँ पर और भी ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों ये सब हो रहा है? तो पृथ्वी को ठंडा करना है, पृथ्वी को व्यवस्था में रहना है। सब व्यवस्था में रहने के लिए ये सब दूसरी चीज़ें, ये दूसरी साइकिल सब काम करती है। तो ये साइंस के पास भी जवाब नहीं है कि पृथ्वी जो है अपने आप कैसे गर्म भी है, लेकिन फिर भी बारिश ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से कि जैसे भी कोई भी चीज़ अनियंत्रित होती है, तो दूसरी जो साइकिल्स है वो उसको नियंत्रण करने के लिए आ जाती है ना? जैसे ही सूर्य की किरणें अंदर आने लग जाते हैं, सूर्य की किरण जो पहले 99.9% थे, अब न्यूनतम मात्रा में बढ़ने लग गए क्योंकि ये कोलैप्स कर रहा है, तो अपने आप वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है, पृथ्वी को फिर से ठंडा करने के लिए को हो जाता है। और कितनी सारे जानें भी चली जाती है इसमें, लेकिन पृथ्वी को व्यवस्था में रहना है, तो वो सब जानों की परवाह भी नहीं करती है। वो हम लोग कहते हैं कि भगवान ने किया, कुदरत ने तमाचा दिया। ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखता है जब पृथ्वी को नियंत्रण में आना है। तो हम लोगों को ये जो है व्यवस्था को समझना है। हम लोगों को ये अगर व्यवस्था को समझेंगे तो हम लोग उसको पृथ्वी के ऊपर भी अच्छे से रह पाएँगे। अगर हम लोग ये व्यवस्था को नहीं समझे तो जो गर्मी बढ़ती जा रही है वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर देगी ये जो ब्लू कलर का जो शील्ड है वो। और जब वो कोलैप्स कर देगी तो वो अपने आप सूर्य की किरणें ज़्यादा आ जाएँगे और फिर से बिल्कुल जो भी है कोई भी तरह का लाइफ पदार्थ प्राण तो रहेगा ही, पर जीव और ज्ञान अवस्था मर जाएगी, है ना? प्राण जो अवस्था है वो भी थोड़ा बहुत बची-खुची रहेगी लेकिन वो भी नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करके फिर से उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएगी और ये सब करेगी। तो व्यवस्था के लिए ये सब चीज़ें हैं। अगर व्यवस्था में है, तो व्यवस्था में रहने के लिए जो नियंत्रण जो कार्यक्रम है, जो नियंत्रण का जो बैलेंसिंग इफ़ेक्ट जो है वो कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो अभी हम कह सकते हैं कि नियंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है, जो जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है या जहाँ पर जो है सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें नियंत्रण का कार्यक्रम है। समझ में आ रहा है? कैसे सब चीज़ें एक-दूसरे के साथ जुड़ी है और कैसे नियंत्रण का कारण बन रही है। ये मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो कितना किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में अफ़ेक्ट करती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है दसियों लाख किलोमीटर। ये जो आप लाइन जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, वो दसियों लाख किलोमीटर एक्सटेंड्स टू आउटर स्पेस। जो स्पेस में जो है ना, वो दसियों लाख किलोमीटर वहाँ पर एक्सटेंड होता है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात मुझको आज बतानी थी आपको और उसकी वजह से हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ को बैलेंस करने में काम करती है। अगर आप लोग जब जैसे भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं या फिर ऑयल निकाल के उसको जला रहे हैं और उसकी वजह से पृथ्वी में जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ना, वो एटमॉस्फेयर तो एक ही है हमारे पृथ्वी के ऊपर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो सब धुआँ निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने की, कि जो पृथ्वी है, वो सॉलिड पार्ट है, उसके बाद जो है वो गैस है। तरह-तरह की गैसेज़ जो है वो अब इसके अंदर हम जो साँस भी ले रहे हैं, वो सब तरह के गैसेज़ है। उसके बाद जो है स्पेस है, राइट? तो जो गैसेज़ है, उसके ऊपर ही तुरंत ओज़ोन लेयर आता है और जो ओज़ोन लेयर है उसका भी एक काम है, उसका भी एक उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। लेकिन ये ओज़ोन जो पकड़ के रखा है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर को, उसके अंदर ही हम सब तरह-तरह के गैसेज़ को जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का धुआँ कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, वही सब गैस यहाँ पृथ्वी में अंदर ही साथ में सतह के साथ ही जो जुड़ा है, उसके पार्ट में ही सब गैस रिलीज़ हो रही है। तो वो गैस जो रिलीज़ होती है, वो क्या करती है? जो सूर्य की किरणें जो अंदर आते हैं, उसको वो सूर्य की किरणों केंद्रित करके अंदर ही पृथ्वी के अंदर ही रख देते हैं। जिसकी वजह से सूर्य के जो पृथ्वी के तो तापमान है, वो बढ़ता ही जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि वो जो किरणें थे, वो रिफ्लेक्ट होने की कगार पे थे, लेकिन हम लोगों ने काला धुआँ निकाल कर के उसको वापस पृथ्वी के अंदर ही रखा।
जितने भी वेव्स जो थे वो सूर्य के आते थे, वो बाहर से आए अंदर और वापस बाउंस होकर के निकल जाने वाले थे। लेकिन हम लोगों ने उसकी सतह जो है, उसके ऊपर जो परत है, उसको थिक कर दिया, मतलब उसको ब्लैंकेट, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर ब्लैंकेट लगा दिया, तो क्या होगा? जितना भी हवा उसके नीचे जो है, वो सब हवा जो है वो गर्म होती जाती है, और हम ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि बहुत सारा बाष्पीकरण बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे हिमखंड जो है वो टूटते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारा पानी भी, और भी अभी तो, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत सारा पानी और बारिश होने वाली है। ठीक है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, खास करके एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में पानी की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लैंड में जो है जितना भी स्टेबल क्लाइमेट होता है, आप लोगों को शायद पता होगा कि जब हम कोई भी क्रॉप उगाते हैं तब एक माइक्रो क्लाइमेट जो है, हमारे फार्म में कैसे एक माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन रहे, उसके ऊपर हम आइडिया करते हैं कि कैसे कैसे शेडे में, जैसे कि एज पे हम लोग ट्रीज उगा देते हैं, है ना? कौन यहाँ से खेडूत जो है वो प्रैक्टिस करता है ऑलरेडी, शेडे में जो ट्रीज उगा देते हैं, जिसकी वजह से जो हवा का जो है प्रभाव वो कम हो जाता है खेत में। पहले तो ऐसे ही थे, शेडे में जो है वो ट्रीज ही उगाते थे, क्योंकि तब तो फैंस के लिए तो पैसा भी नहीं था इतना सारा। અમારા ખેતરમાં છે ચારે બાજુ. हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने इस एजिस पे ट्रीज उगा दिए, तो उसकी वजह से दो चीजें होती है। पहले तो पक्षी का एक स्थान हो जाता है वहां पर बैठने का। दूसरा ये है कि वहां पर जो माइक्रो क्लाइमेट है, जो प्लॉट के अंदर जो माइक्रो क्लाइमेट है, बीच में जो प्लॉट है आपका, उसका जो माइक्रो क्लाइमेट है वो बहुत फेवरेबल हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब उत्पादन के लिए वो फेवरेबल हो जाता है। थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है उस एरिया को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो उसकी वजह से सूर्य की किरणें भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं, और प्लस वहां पर एक तरह का हवा का जो प्रभाव है वो नियंत्रित रहता है। ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट जो है, मैं मेरा पॉइंट वापस ले मेंशन करता हूँ कि पृथ्वी में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के जिसको कहते हैं ना साइकिल्स कहते हैं, जिसमें से एक साइकिल जो हमने आज देखी थी कि पृथ्वी के सतह के नीचे पिघला हुआ लोहा घूम रहा है, और वो पिघला हुआ लोहा क्या बनाता है? नीचे से क्या बन रहा है ऐसे डायनेमो की तरह? मैं आपको फिर से दिखाऊं शेयर करके। ये जो पार्ट है वो क्या बन रहा है? લાવા. हाँ, ये जो लावा घूम रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी को ऐसे बचाता है सूर्य की किरणों से। और दूसरी जो चीज है, सूर्य की किरणों से हम लोग बचते हैं, वो है ओजोन लेयर। ठीक है ना? जो ओजोन लेयर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पिक्चर में देख सकते हैं जो प्लेन उड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? वो पृथ्वी के सतह के अंदर है। ये जितने भी माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है वो भी ट्रोपोस्फियर कहते हैं उसको, उसके अंदर ही है। ये जितना भी धुआं निकल रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो भी सब ट्रोपोस्फियर के अंदर है। तो ये जो लेयर्स है, पृथ्वी की लेयर्स जिसको कह सकते हैं हम, उसमें से भी जो 0.1% पृथ्वी में आ रहा है सूर्य की किरणें में से, जो 0.1% आ रहा है, उसमें से भी 95% टू 97% जो है वो रेडिएशन आपका ओजोन जो लेयर है, हमारे ऊपर एक ओजोन लेयर है, और वो ओजोन लेयर इतना ही पतला है जितना आप एक एक रुपए का, आपका सिक्का देखा है, 1 रुपए का सिक्का, ऐसे 3 रुपए का, तीन एक साथ रख दो, एक साथ, इतना ही पतला है। एक एक रुपए का सिक्का कितना पतला है, मतलब, है ना? वो एक साथ तीन रख दो एक साथ उसमें, उतना ही ओजोन हमारा है। और ये इतनी ही ओजोन की एरिया जो है वो यूवी ए लाइट जो है वो रोक देती है 95%। यूवी बी लाइट जो है वो भी 3 से 5% रोक देती है। और यूवी डी लाइट जो है, जो हमारा विटामिन डी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, यूवी ए लाइट तो रोक ही दिया उसने। कितना रोक दिया यहाँ पर, एक मिनट में थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये जो यूवी सी लाइट है, सॉरी, यूवी सी रेडिएशन फ्रॉम द सन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो आप ये देख सकते हैं जो लाल है, सबसे ज्यादा लाल है,
उसको रोक दिया कंप्लीटली। किसने रोक दिया ये? ये क्या लिखा है यहाँ पर? ओज़ोन लेयर। सबको दिखाई पड़ रहा है? तो ये जो ओज़ोन लेयर है, वो बिल्कुल जो यूवीसी लाइट है, जो हार्मफुल है, उसको रोक दिया है बिल्कुल। जो हमारे स्किन को भी कैंसर कर सकती है, ये यूवीसी लाइट है, उसको रोक दिया है। ठीक है ना? यूवीबी लाइट जो है, जो उसको थोड़ा-सा फेवरेबल है, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है ऑक्सीजन में भी, जो हवा में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उससे भी एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और कितना आ रहा है सिर्फ़ 3 से 5% ही आ पा रहा है अंदर पृथ्वी में। और यूवीए लाइट जो है, जो पूरी की पूरी जैसे है वैसे ही सूर्य के वैसे पास आ रही है, वो वापस हमारे पृथ्वी में भी अंदर एंटर हो जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ओज़ोन लेयर भी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर ओज़ोन लेयर पतला होता है और ज़्यादा थिक थिन होकर के ज़ीरो हो जाता है ओज़ोन लेयर, जो एक बार हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से वो लोग ने सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो बैन कर दिए पूरे विश्व में। उसका कारण ही ये था कि हमारा ओज़ोन लेयर जो है, वो सीएफसी गैस से टूटता जाता था, विखंडित होता करके वहाँ पर होल हो गया था। इसको ओज़ोन लेयर में होल हो गया था पहले, अमुक दसियों साल पहले, जिसकी वजह से उन लोगों ने विश्व में सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है, वो सीएफसी गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज भी इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि जब भी वहाँ पर ओज़ोन में होल हो जाता है, तो जितने भी लोग उसके नीचे अंदर से प्रभावित होते हैं, तो उन लोगों को कैंसर हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि यूवीसी लाइट और यूवीबी लाइट जो रेडिएशन की लाइट है, वो पृथ्वी के अंदर आ जाती है, तो वो जो लाइट यहाँ पर रेड कलर में और ऑरेंज कलर में, वो जो पृथ्वी के अंदर से आ जाती है, तो हम लोगों को वो हार्म करती है। और जो यूवी ए लाइट है, हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है, विटामिन डी देती है हमको, मतलब प्रोत्साहन करती है। विटामिन डी देती नहीं है, हमारे स्किन के अंदर प्रोत्साहन करती है और वो विटामिन डी मिलता है। तो ये सेकंड पार्ट में हमने देखा कि कैसे ओज़ोन लेयर भी जो है, वो व्यवस्था के लिए काम कर रही है। व्यवस्था के लिए हम लोग कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग को जीने के लिए यूवीसी लाइट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कैंसरस है, हमारी स्किन को रेडिएशन कर कर के पूरा हमारा डीएनए को डैमेज कर सकती है, तो उसको रोका गया है। यूवीबी लाइट ही न्यूनतम मात्रा में चाहिए, तो 3 टू 5% वो आ रही है। और यूवीए लाइट जो है वो फुली आ रही है अंदर, जो हम लोगों को यहाँ पर नीचे लिखा आप देख सकते हैं कि कैसे डिप्रेशन, मूड चेंज, हीलिंग में भी करती है। जो आपका घाव हो जाता है, उसको भरने के लिए भी जो है वो यूवीए लाइट चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब जो हार्ट के प्रॉब्लम्स है, उसमें से भी आप दूर हो सकते हो जब आप धूप में जाते हो तो, है ना? सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर भी रुक जाते हैं यूवीए लाइट से। तो जिसको कहते हैं ना कि आप लोग फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो, तो पहले सबसे बुरा हालत में वो लोग कर देते, वो ये है कि आपको सूर्य की किरणों से वंचित कर देते, दूर रख देते हैं आपको। जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें फटीग और टायर्डनेस, मतलब आप थकान महसूस कर रहे हो और आप धूप लोगे, सवेरे की धूप या शाम की धूप, जो सूर्य की किरणें जो सवेरे के होते हो आप लोगे, तो आपके अंदर से तंदुरुस्ती आ जाएगी एक, है ना? सुस्तापन जो आप फटीग कहते हैं, वो चली जाती है। डिप्रेशन जैसी चीज़ चली जाती है। आप सोचिए, सूर्य की किरणों से। वुंड्स जो है, मतलब आपको घाव भरे, वो भी भरने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें कैसे हो सकता है? तो ये व्यवस्था के लिए ये सब चीज़ें हो रही है ना? और अभी हम लोग को कौन कह सकते हैं कि सबसे जिसको कहते हैं एडवांस जिसको कहते हैं, वो कौन-सा अभी प्राणी है? प्राणी भी नहीं कह सकते, सबसे एडवांस्ड व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान व्यवस्था, राइट? तो ज्ञान व्यवस्था में हम लोग ही सब लोग आ रहे हैं और इसके लिए ही ये सब चीज़ें ये हो रही है, ज्ञान अवस्था को सस्टेन करने के लिए। फिर से मैं आपको याद कराता हूँ, हम लोग कितना पैसेदार है, हम लोग के पास कितना पैसा नहीं है, उसकी जगह पर पॉइंट से देख कर के बिना, हम लोग ऐसी नई जगह पर आकर के देखें कि हम लोगों के लिए कितनी सारी चीज़ें हो रही है, तो हम अपने आप को सबसे अमीर आदमी या औरत मान सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें घटना जो घट रही है, ये आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से भी नहीं खरीद सकते हैं। जब कोरोना का इफ़ेक्ट हुआ था, हम सब लोग थे वहाँ पर उस टाइम पे। जो ऑक्सीजन की जो डिमांड थी उस टाइम पे, जो ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे थे, आज वो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, प्लांट्स, पौधे, जो भी छोटे-छोटे पेड़-पौधे कर रहे हैं,
वो कार्यक्रम जो है उसकी वजह से तो हम जिंदा है। कितने सारे साइकिल्स है, ये तो मैंने सिर्फ एक ही साइकिल खोली है अभी। ये जो है सूर्य की किरणें और पृथ्वी के जो अंदर जो सिस्टम जो है सेट की हुई है, अपने आप सेट हो गई है और उसकी वजह से हम लोग सब जिंदा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि कितना हम लोग कृतज्ञ होना चाहिए ये सब चीजों के लिए, कि जो पैसे से कोई भी ये खरीद करके व्यवस्था नहीं कर सकता है, वैसे वो चीजें अपने आप हो रही है और चल रही है और वो अनंत काल तक चलेगी। ये एक ऐसी चीज नहीं है कि वो अमुक टाइम तक के लिए ही चलेगी फिर वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये अगर साइकिल्स को हम अफेक्ट नहीं करते हैं, उसमें बहुत इम्पेयर नहीं करते, मतलब इम्पेयर का मतलब है जैसे कि जो चल रही है उसको चलने दे, तो ये अनंत काल तक भी चल सकती है ऐसे, ऐसा मध्यस्थ दर्शन कहता है। क्योंकि वो व्यवस्था के लिए है, तो वो व्यवस्था के लिए अनंत काल तक चलेगी, ऐसी साइकिल्स चलती रहेगी। ठीक है? हम लोगों ने कल 4 अवस्था के बारे में बात किया। 4 अवस्था में जो पृथ्वी जो है खास करके बनी हुई है, वो चीज़ तो हमने समझ ली कि वो नॉन लिविंग है और ये सब चीज़ें कह सकते हैं हम लोग। पत्थर, मणि, धातु, मिट्टी, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग है। लेकिन ये नॉन लिविंग के अंदर ही ऐसे सिस्टम्स सेट है, जो पूरी की पृथ्वी में जितने भी लोग, जीव-जंतु, जानवर जो जी रहे हैं, वो ये सब चीज़ें से प्रॉब्लम में ना आ जाए, इसके लिए ये सब चीज़ें सिस्टम में साइकिल सेट हुई है ना? तो अ, ये जैसे कि मैंने कहा था 3 मिलीमीटर थिक ही है ओज़ोन लेयर, 3 मिलीमीटर मतलब 3 सिक्के जितने ही थिक है। तो ये हमको याद रखना है कि ये कितना हम लोगों की जवाबदारी भी है और हम लोगों को उसके ऊपर कृतज्ञता भी अभिव्यक्त करने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो 4 अवस्था जो है, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए ये सब चीज़ें हैं। किसी को कोई प्रश्न है? ओके, बराबर છે। तो मैं अभी थोड़ा-सा आपको समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए और आप उसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं उसमें से नोट्स। मेरा ऐसा अनुमान है कि आप लोग साथ में लिख रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम नोट्स लिखने के लिए कहेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। मैं यहाँ पर ये सब मेरे पास जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैंने प्रयत्न किया है आपको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है? तो मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ एक बार। आप अगर लिखना चाहें तो स्पीड में लिख लीजिए। पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो पृथ्वी में जो जितने भी जीव जंतु जानवर जो है वो आराम से जी सकते, रह सकते, उसके लिए व्यवस्था है। ठीक है? ये व्यवस्था जो है वो पृथ्वी की सतह के नीचे जो पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ टिन, ये सब चीजें जिसके नीचे है, उसकी वजह से वो बनता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जितना भी लोहा, टिन, कॉपर, आयरन, जितना भी पिघला हुआ पदार्थ है, वो घूम रहा है ऐसे सर्कल में। ऐसे छोटे-छोटे सर्कल्स हैं, एक कंप्लीट सर्कल नहीं है, ऐसे छोटे-छोटे 2-3 सर्कल्स है। यहाँ पर से 4 तरीके से जो ज़मीन का स्तर है वो चेंज होता है। पहला तो जो है वो ऊपर आ रहा है, राइट? दूसरा जो है वो एक तरफ लेफ्ट में खींच रहा है और राइट में खींच रहा है, तो वो बीच में जो है वो खड्डा हो जा रहा है, राइट? जिसको कहते हैं ना ये भी द्वारिका भी ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा ही हो गया था कि स्प्लिट हो गई तो पूरा का पूरा नीचे बैठ गई ज़मीन जो है वो द्वारका के साइड पे। आप लोग उसमें भी देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पल और ये सब चीज़ें अंडर वाटर चले गए, पानी के नीचे चले गए। तो ऐसे ज़मीन जो है वो उसका स्तर जो है वो चेंज होता रहता है। तो जहाँ पर स्प्लिट हो जाता है वहाँ पर दूसरा पानी आकर के नई ज़मीन बन जाती है और जो जहाँ पर अलग हो रहा है तो वहाँ पर पानी के अंदर चली जाती है ज़मीन। तो ये जो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नई ज़मीन बन रही है और यहाँ पर ज़मीन पानी के अंदर चली जा रही है या पृथ्वी के स्तर के नीचे चली जा रही, और उसका प्रूफ क्या है कि हम लोग के पास पृथ्वी में भूकंप आते हैं। भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे मूवमेंट जो है नीचे लावा का, वो मूवमेंट की वजह से पृथ्वी का स्तर है वो चेंज होता रहता है।
हर साल एटलीस्ट कहीं न कहीं 1 बार या 2 बार भूकंप आता ही आता रहता है और उसकी वजह से पूरी पृथ्वी जो है वो बैलेंस होने की पॉइंट की वजह से देख सकते हैं हम लोग कि पॉइंट उसका क्या है, पृथ्वी में भूकंप क्यों आते हैं? तो बैलेंस करने के लिए, अपने आप की जो ऊर्जा जो है अंदर, वो बैलेंस करती है, तो उसकी वजह से वो पृथ्वी का स्तर भी चेंज हो जाता है, लोकेशन उसका पूरा टेक्टोनिक प्लेट जो है वो उसका लोकेशन चेंज कर देती है, तो वो उसके लिए कम अमुक 50-100 साल के बाद फिर से वहाँ पर चेंज भूकंप आता है। ऐसे कहते हैं कि कच्छ में भी एक बार भूकंप फिर से आया 50 साल के पहले आया था और अभी 50 साल के बाद आएगा। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि अभी एनी टाइम 30-40 साल में फिर से कच्छ में भूकंप आ सकता है, ऐसे कहते हैं लोग। तो देखते हैं अभी, क्योंकि अभी हम लोग का जो कच्छ में जो है स्थान जो है वो एक टेक्टोनिक प्लेट फॉल्ट लाइन जिसको कहते हैं फॉल्ट लाइन के ऊपर है, तो उसमें भी बहुत सारा टेंशन रहता है उस लाइन के ऊपर कि वहाँ पर कोई भी तरह का नीचे मूवमेंट की वजह से वो वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट पूरी शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी में भी कंपन आती है और वो अर्थक्वेक या भूकंप की तरह आता है। तो यही इसकी वजह है कि उसके नीचे जो है वो पिघला हुआ लोहा, टिन, कॉपर वो सब घूम रहा है, जिसकी वजह से अ, एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक है? हम लोगों ने ये भी बात की कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी जो है वो गरमा रही है, गरमाने का कारण क्या है? तो प्रदूषण है, प्रदूषण क्यों हो रहा है? तो कि हम लोग बहुत सारा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो धुआँ जो है और प्लस हम लोग एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मेरे ख्याल से, वो है जो परमाणु जो बॉम्ब जो है हम टेस्ट करते रहते हैं, फायर करते रहते हैं। इवन वॉर जो है, उसमें ज़्यादातर जो एक्सप्लोसिव होते हैं, वो जो पृथ्वी में जो गर्मी है, वो उसके सतह के अंदर ही रह जाती है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि जितना भी पृथ्वी में जो भी हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो, ये जितने भी प्लेन उड़ रहे हैं, कितने प्लेन उड़ रहे हैं? पहले तो मेरे को याद है कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ता था। लेकिन आज तो हर रोज़ एक फ्लाइट जाती है कोई भी दूसरे देश के लिए, हर रोज़। इसका मतलब क्या हुआ कि उतने ही ज़्यादा मात्रा में हम लोग एयर ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो ये तो सीधा ऊपर जाकर के पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें आ जाकर के पॉल्यूशन कर रहा है ना? और इंडस्ट्री तो है ही है जो है ऊपर, ऊपर से गाड़ियाँ नई-नई बन ही रही है हर रोज़, है ना? तो ये जो कार्यक्रम जो हम लोग उल्टी दिशा में कर रहे हैं, जो पृथ्वी को ठंडा रखने की जगह पर, बैलेंस रखने की जगह पर हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हम लोगों ने नहीं झेला तो लेकिन मानव जात ने कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट झेला ही है। हम लोग न्यूज़ में देखते ही हैं, क्योंकि हमारे आँख के आगे नहीं होता है, मैंने आपको पहले क्लास में भी बोला था, क्योंकि हमारे घर पे कूड़ा नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि दूसरे के बाजू के प्लॉट में डाल देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली पृथ्वी एक ही है, उसमें हवा, वायु जो है वो भी एक है, पानी के जो सर्कल्स हैं, जो साइकल्स हैं वो भी एक है। अगर हम ध्यान से देखें तो कच्छ में इतना बारिश कभी भी नहीं हुई थी, इतना बारिश हुई है यहाँ पर। इसका ये भी मतलब है कि जहाँ पर रेगुलर बारिश होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश जैसे कि पंजाब के क्षेत्र में आप लोगों को देखा होगा कितने सारे लोग और कितनी सारी ज़मीनें, बहुत सारा नुकसान। इसका यही कारण है कि हम लोग जो क्रिएशन कर रहे हैं, जो हम लोग ये जो विकास के नाम पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को समझ के बिना कर रहे हैं, कि साइकिल्स को समझ के बिना कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है। कहाँ विकास के गोल से हम लोग कुछ भी करते हैं और कहाँ उसका परिणाम जो है वो विनाश की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ये ध्यानाकर्षण करने के बाद अगर हम लोग समझ करके कुछ भी करेंगे, तो हम लोग समझदार कहलाएँगे। अन्यथा जो हम लोग जो है वो हमारी खुद की विनाश की अम, उसकी ट्रेंड में ही चले जाएँगे। है ना? बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है आर्थिक और उसका लाइफ भी लॉस हो गया है, तो वे क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं समझ की लैकिंग की वजह से ये समझ होती तो ये सब नहीं, है ना? और समझ नहीं है उसका प्रूफ है कि हम लोगों के पास बहुत सारी आपत्तियाँ आ रही है। और ये आपत्तियाँ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से ही लिंक्ड है। पृथ्वी के ऊपर इतना सारा एनर्जी जो है वो बढ़ गया है, तो वो एनर्जी कैसे रिलीज़ हो रही है? बारिश की तरह रिलीज़ हो रही है, भूकंप की तरह रिलीज़ हो रही है, बहुत सारा वायु वावाज़ोड़ू जिसको कहते हैं ना हम लोग हरिकेन्स एंड टॉर्नेडोज़ वो भी बढ़ गए पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी के ऊपर जो बैलेंस था वो बिगड़ रहा है
और वो बैलेंस का बिगड़ने का कार्यक्रम यही है कि हम लोग मानव जात जो है वो सब साइकिल्स को समझे नहीं है। ठीक है ना? हम लोग गुजरात में तो एक फेवरेट आइटम होती है जिसको कहते हैं बटेटा वड़ा। सब लोगों को पता है उसके बारे में? बच्चों को पता है? वहां पर जो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पर। ठीक है ना? बटेटा वड़ा पता है सबको। ठीक है? पृथ्वी की सतह को आप देख सकते हो कि उसके ऊपर येलो कलर का जो बटेटा वड़ा होता है उसमें येलो कलर का चने का आटे का वो लेप होता है ना? और बीच में जो होता है वो आलू होता है, राइट? अब एक ऐसी कहानी है जिसमें एक जन ने थाली में पिसे हुए बटेटे वड़े आए, उसकी थाली में रखे गए, ठीक है? तो उसने उठा करके सीधा मुंह में डाल दिया। ठीक है? ये जिसको कहानी पता है वो उसको पता होगा कि ये जो डायरो होता है ना, जो एक भिखुदान गढ़वी करके एक डायरो है, तो वो उसका डायरो का मैं एक आपको ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। शायद आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये भिखुदान गढ़वी का ही है। तो उसने मुंह में रख दिया और उसके आंख में से आंसू आने लगे। तो बाजू वाले ने पूछा कि क्या हुआ, आपको आंसू आंसू क्यों आने लग गए? तो उसने कहा कि मेरे को मेरी नानी याद आ गई। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो भी बटेटा वड़ा खाती थी प्रेम से, और वो ऐसे ही अच्छे से बटेटा वड़ा बनाती थी। तो बाजू वाले जो बैठा था उसने भी, वो वहां पर दो पड़े थे तो उसने दूसरा उठाया, उसने मुंह में डाल दिया। अब उसने भी मुंह में डाल दिया तो उसको भी आंसू आने लगे आंख से। तो उसने पूछा, पहले वाले ने पूछा कि आप, मेरे तो मेरी नानी याद आ गई, पर आपको आंख में आंसू क्यों आ गए? तो दूसरे वाले ने कहा कि मेरे को इसलिए आंख में आंसू आ गए क्योंकि आपकी जो मम्मी है वो मेरे को याद आ गई, कि आपके जैसे लोग को छोड़ के गई है यहाँ पर। बोलते नहीं हो कि इतना गरम है बीच में से, और आप यहाँ पर मेरे को खिला रहे हो और वो कह रहे हो कि तुमको नानी याद आ गई। नानी याद नहीं आई, तुमको इतना गरम है इसलिए तुमको आंख में ऐसे आंसू आ गए। ठीक है ना? झूठ बोल करके ऐसे बोल देते हो, तो तुम्हारी नानी की वजह से जो हेरिटेज जो है तुम्हारे जैसे लोग छोड़ के गए जो झूठ बोलते, उसकी वजह से मुझको तुम्हारी नानी याद आ गई, कि तुमने जो है वो बताया भी नहीं कि गरम है, इसलिए वजह से मेरे को भी आंसू आ गए। ठीक है ना? तो स्टोरी मैंने आपको इसलिए कही, जो हेरिटेज होता है ना, कैसा हेरिटेज जो है वैसा ही हम लोग एक्शन करते हैं। पहले वाला क्या हेरिटेज ये था कि मैं झूठ बोलूंगा, मेरे को मेरी नानी याद आ गई। खरेखर इसमें जो गर्मी था उसमें बटेटा वड़ा के बीच में जो है तो बहुत गर्म होता है ना? गर्मा गर्म जो आप लोगों ने खाया होगा तो आपको पता है कि वो बहुत बीच में से गर्म होता है, बाहर से ठंडा दिखता है। ठीक है? तो उसकी जो गलती जो है पहले वाले की, कि उसने सच नहीं बताया, उसकी वजह से दूसरा भी जो है वो भी बटेटा वड़ा उठाता है और मुंह में डालता है तो उसको भी गर्म लगता है। तो उसको कहते हैं कि हेरिटेज में जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, सही चीज जो है उसका हेरिटेज नहीं बन रहा है। हमारा जो विज्ञान जो है ना, उसमें भी बहुत सारे अ, ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग जो है ना आइटम्स लिखी गई है, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम लोग आज भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे कि कोई सही काम करे या ना करे। एक जन कह रहा है कि पृथ्वी गर्म नहीं हो रही है क्योंकि बारिश भी हो रही है इतनी सारी, तो हम लोगों को लगातार ऐसे ही धुआं करते रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चालू रखो। ये अमेरिका में तो यही तो हो रहा है। अमेरिका वाले लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही चालू रखेंगे तो हमारा जो नॉर्थ का एरिया है कनाडा में, जो इसमें बर्फ ज्यादातर बर्फ से ही ढका रहता है, वो उसमें बर्फ पिघलने लगेगा तो हमारे पास जमीन बढ़ जाएगी। ये कार्यक्रम है कि पृथ्वी को और भी धुआं से बढ़ाते रहो, धुआं करते रहो, धुआं करते रहो। और हमारा जो कनाडा का एरिया, जो टंड्रा रीजन्स कहते हैं जिसमें बहुत सारे बर्फ गिरती है, वहां पर खुल जाएगी वो जमीन, और वहां पर हम लोग फार्मिंग कर पाएंगे, हम लोग वो लैंड को यूज कर पाएंगे, हम लोग उसमें मकान बना पाएंगे। अच्छा, इंडिया का क्या होगा? अफ्रीका के देशों का क्या होगा जो ऑलरेडी सी लेवल पे है, जो इसमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो है, जहां पर वाष्पीकरण ऑलरेडी ज्यादा है, उसका क्या होगा? तो उसकी कोई चिंता नहीं है। तो विज्ञान जो है, वो साइंस जो है, वो सबको समान तरीके से देखता है। लेकिन जो मानव जो है, जैसे कि मैम ने आपको कल बताया कि जो देव मानव जो है, जो देता है, दूसरे के बारे में सोचता है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे और खुद के बारे में सोचेंगे, तो हम लोग क्या कर बैठेंगे? पृथ्वी में जो है हम लोग राक्षस की प्रवृत्ति से जिएंगे, और जो राक्षस की प्रवृत्ति से जिएंगे तो हम लोग शोषण ही करेंगे, और वही सब चीजें हो रही है एक तरह से।
पृथ्वी में पर्यावरण का हम लोग शोषण कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारा इसका रिएक्शन जो आ रहा है वो दूसरे देशों में आ रहा है। अमेरिका में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े टॉर्नेडोज आते हैं, पूरी गाड़ी को उठा के नीचे पटकते हैं, आपने देखा होगा उसका वीडियोस। तो जो दुष्ट कर्म कर रहे हैं, जो लोगों जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो बिजनेस जो कर रहे हैं, उसको तो परिणाम में ऐसे हो ही रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट जो ज्यादा होने वाला है वो हमारे जैसे लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो शांति से जीना भी चाहते हैं, लेकिन वो पर्यावरण की वजह से, बहुत सारा बारिश की वजह से, बहुत सारा वायु हवा में क्योंकि एक पॉइंट पे गर्मी होती है और दूसरी पॉइंट में ठंड होती है, तो हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन ऐसे क्रिएट होता है और वो बैलेंस करने के लिए हवा जो है वो ज्यादा प्रमाण में घूमने लग जाती है। आपको समझ में आता है कि जब भी कोई भी चीज गर्म होती है तो वो ऊपर जाती है, राइट? और उस खाली जगह को भरने के लिए दूसरी हवा, ठंडी हवा आ जाती है उसकी जगह भरने के लिए। तो इसी को तो हवा का प्रभाव, उसको प्रभाव कहते हैं, जो विंड कहते हैं हम लोग। कैसे बनती है? जो गर्म जगह पर से ऊपर चली जाती है हवा और उसकी जगह को, खाली स्थान को पूरने के लिए ठंडी हवा आती है, तो उसको विंड कहते हैं। विंड वेलोसिटी ऐसे ही काउंट करते हैं। तो जितनी भी गर्म हवा ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा विंड होगी, ब्लो यहाँ पर। तो हम लोग जितना भी सूर्य की किरणों को अंदर आने देंगे उतनी ज्यादा गर्मी होगी, उतनी ज्यादा हवा ठंडी भी वहां पर जगह आएगी। तो वो ज्यादा साइकिल जब बढ़ जाती है तब उसको वावाजोड़ू या ऐसे हरिकेन्स और टोर्नेडोज कहते हैं। ये सब चीजें होने लग जा रही है। छोटी छोटी मात्रा में जो बैलेंस जो थे, सूर्य की किरणें जो इनफ आ रही थी, उसको हम इम्बैलेंस कर रहे हैं। पृथ्वी के सतह के अंदर जो भी ओजोन लेयर को जो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो उसको हम ढक दे रहे हैं धुआं से, सूट से, कार्बन से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, और ये सब चीजें से ढकते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। ये सब चीजें हम लोगों को विरासत में मिल रही है, आप लोगों को भी मिल रही, हम लोगों को भी मिल रही है। इसका जवाबदार हम सभी है एक तरह से, और जवाबदारी लेंगे तो उसको सुधार भी सकते हैं। देखो, ए प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज हाफ प्रॉब्लम हाफ सोल्व्ड। एक इसका मतलब ये कि जब आपने एक प्रॉब्लम को निष्कर्ष पे पहुंच गए कि एक प्रॉब्लम है, तो आपने उसको आधा सॉल्व कर दिया, आपने उसको आधा उसको समाप्त कर दिया है। तो हम लोगों को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो कोलैप्स करेगी तो कितना नुकसान होगा, अगर वो बरकरार रहेगी तो कितना प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, हमारी जो पूंजी है वो पैसे जो पॉकेट में है वो नहीं है। हमारी जो पूंजी, जो हमारी हेरिटेज जो है, जो हम लोग जिंदा है, उसको समझना है। वरना हम लोगों को फिर अंतरिक्ष में, जैसे वो लोग सूट पहन करके जाते हैं, स्पेस सूट कहते हैं उसको, वैसे ही आप पृथ्वी में भी देखोगे अमुक 50-100 साल के बाद ऐसे ही लोग, या ऐसे ही जो ज्ञान अवस्था होगी वो जी रही होगी, जिसके पास अधिक पैसे होंगे, जिसमें से वो मास्क लगा करके घूमते होंगे, जिसमें से बहुत सारा शील्ड सर के ऊपर ऐसे टोपा पहना दिया है, जिसमें से सनग्लास की तरह, तो सनग्लासेस तो ऐसे आंख के सामने होते हैं, ऐसे पूरा हेलमेट पहना देते हैं क्योंकि सूर्य की किरण अंदर ज्यादा आ रही है। ये सब होने लग जाएगा पृथ्वी में। अब जिंदा भी रहना है तो कैसे करेंगे हम सब लोग? तो ये फ्यूचर में जो है, हमारा फ्यूचर हमको दिख रहा है या नहीं? 50-100 साल के बाद व्यवस्था को हम आज समझ रहे हैं या नहीं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसलिए मुझको ये ऐसा लगता है कि जो शिक्षा जो है, उसको हम सही चीज समझ करके कोई भी चीज को आगे ले जाएंगे, तो वो मानव जाति का ज्ञान जो अवस्था है उसका प्रूफ, जो किसको कहते हैं ना कि इसको ज्ञान अवस्था कह सकते हैं, तो वो समझदार है। समझने वाला और समझदार व्यक्ति जो है, उसके बीच में जो वार्तालाप होती है, उससे ही जो है पृथ्वी में संतुलन आएगा। जो जिज्ञासु लोग हैं, जैसे मैम ने आपको बताया, उसके साथ ही वार्तालाप करोगे तो वो शायद समझ लेगा, और वो समझ लेकर के कुछ भी चीज़ का नियंत्रण के हिसाब से आप सोचने लग जाओगे, तो आप उसके साथ पृथ्वी की लाइन में जो व्यवस्था है, जो अस्तित्व है, उसको समझ पाओगे, तो उसके हिसाब से आप इसकी लाइन में चल पाएंगे। तो शायद पृथ्वी जो है उसका जो है अस्तित्व बनाए रखेगा। अन्यथा जो है वो हम लोग तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, अगर फॉर एग्जांपल और पृथ्वी पत्थर मणि धातु में ही रह जाएंगी सब चीजें, है ना? कहाँ ज्ञान अवस्था में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट मशीनरी जिसको कहते हैं, हम लोग एक तरह का मशीन ही तो है, सबसे एफिशिएंट कंप्यूटर है हम लोग, एक तरह से देखा जाए तो, जो सीख सकता है,
है ना? अभी तक ऐसे कोई भी कंप्यूटर नहीं है। ऐसा कहा कहा जाता है कि आप एक मस्तिष्क को खोलेंगे इसके अंदर से और इसमें न्यूरोलॉजिकल वायरिंग जो होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो इसका एक आप पूरा मॉडल कंप्यूटर में लेके आओगे, तो पूरी पृथ्वी में जितनी भी ज़मीन है और जितना भी पानी है, उसके ऊपर सबके ऊपर कंप्यूटर रख दो और सब कंप्यूटर को नेटवर्क से जॉइंट कर दो, फाइबर ऑप्टिक केबल से जॉइंट कर दो। तो उतना इक्वल अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर होगा जो एक मगज के अंदर, एक दिमाग के अंदर होता है। इतने सारे न्यूरॉन्स, इतने सारे एक मस्तिष्क के अंदर होता है, जितने एक पूरी पृथ्वी के ऊपर कंप्यूटर से कवर कर दो, उतना कंप्यूटिंग पावर एक मगज में होता है, हमारे ब्रेन में। तो आप सोच सकते हो कि कितना हमारे पास कैपेसिटी और पोटेंशियल है। तो समझना जो है वो ही प्राइम है। आज हमने एक टॉपिक छेड़ा था जो इसको है बहुत विस्तार में मैंने ट्राई किया है कि आपको समझाने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है जियोमैग्नेटिक फील्ड, ओजोन जो है हमारा कितना इम्पोर्टेंट है ना? तो हम लोग यहाँ पर मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ों में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, थोड़ा-सा याद भी करेंगे और थोड़ा-सा कृतज्ञता भाव भी लेके आएँगे कि कितना हम लोग लकी है। ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से हम लोग हैं। अस्तित्व में जैसे ए नागराज जी भी कहते हैं कि दूसरों को जीने दो और जियो। दूसरी चीज़ों को, दूसरी व्यवस्थाओं को समझो और उसको जीने दो और फिर आप जियो। तो ही वो चीज़, तो ही सब चीज़ें चलती रहेगी, है ना? अन्यथा क्या होगा, जियो और जीने दो में तो इंडिविडुअलिटी आ गई, एक तरह का अपनापन आ गया, अहम आ गया, जिसकी वजह से जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आप कह ही नहीं सकते कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं फलाना-फलाना कास्ट का हूँ, मेरा इतना समाज में नाम है, एक्स, वाई, ज़ेड। 1 सेकंड में 99.9% किरणें जो है वो बंद हो जाएगी और शायद आपका सूर्य की जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, तो भी आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और 99.9% किरण अंदर भी आ जाएगी पृथ्वी के अंदर, तो भी आपका पूरा का पूरा बफ जाओगे, सेक जाओगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहा। जो हमारा अस्तित्व है, वो सब चीज़ें एक साथ चल रही है। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मून साइकिल, है ना? कितनी सारी साइकिल्स चल रही है, इसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे, इसके ऊपर ही हम नेक्स्ट में प्लान कर रहा हूँ कि 2-3 दिन आपके साथ में रहूँ और उसे एक-एक, एक-एक साइकिल को खोलते जाएँ और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है? किसी को कोई प्रश्न हो तो हम लोग 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। किसी को कोई लिखना हो तो आप इस टाइम पे लिख सकते हैं, आपकी पर्सनल नोट्स के लिए। ओके। तो एक और जो पॉइंट है, मैं आपको एक साइकिल्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि कैसे हर एक साइकिल जो है वो पृथ्वी में व्यवस्था के लिए है, जिसमें से हम लोगों ने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात किया, जिसमें हमने ओज़ोन की लेयर के बारे में बात किया। तो आज एक और टॉपिक अभी हम लोग लेने वाले हैं, वो है ऑक्सीजन साइकिल ऑन अर्थ। ठीक है? ऑक्सीजन साइकिल मतलब जो हम लोग साँस लेते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन के लिए ही तो हम लोग साँस लेते हैं, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन जो है वो उसका भी एक साइकिल है। ऑक्सीजन जो अपने आप में जो रहता है नेचर में वो O2 की तरह रहता है ना? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो भी साँस ले रहे हैं वो भी O2 की ही साँस ले रहे हैं। हमारा जो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करने के लिए O2 ही हमारे फेफड़े से जाता है और वो काम करता है हीमोग्लोबिन, है ना? ये थोड़ा-सा जनरल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, आपको शायद पता ही है। तो वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से और वो लेके जाता है हर एक शरीर के एनवायरनमेंट से और ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन जो होते रहते हैं, वो हमारे लिवर में होते हैं, ठीक है ना? पाचन जो क्रिया है वो पेट में होती है और पेट में जो न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्प्शन जो है, वो न्यूट्रिशन जो है वो खाने में जो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो जाकर के एक्चुअली कन्वर्ट होता है एनर्जी में लिवर के अंदर। इसलिए लिवर जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन भी कह सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। पहले जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन वो हमारी चमड़ी है, वो हमारा स्किन है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन साइकिल रन होती है। तो सबको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? मुझको पूछने की ज़रूरत नहीं है ये। आप लोगों के पास उसके सामने ही आंसर दिख रहा है। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट है प्लांट्स का। मतलब प्लांट का वेस्ट जो है वो ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन जो है वो
सूर्य की किरणों जो है उसके साथ फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेवलप होता है, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट जो है वो हम लोग लेते हैं, जीव जंतु जानवर जो है वो लेते हैं, और वापस हम लोग जो है वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप देख सकते हो एरो कैसे जा रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और वो वापस पेड़ पौधे वो सोख लेते हैं। ठीक है ना? चलो, अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक नई जानकारी आपके लिए, जो दरियाई घास है, जो 60 से 70% हमारा जो पृथ्वी का स्तर है, जो सरफेस एरिया है, पृथ्वी का सरफेस एरिया जो 70% पृथ्वी में पानी के एरिया है। ये कोई भी आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर रहे, पृथ्वी का तो, ग्लोब का तो सबने देखा ही है, पूरी पृथ्वी का घोड़ा जो है आप उसमें देख सकते हैं कि ये जो है वो 70% पानी दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ना, सब लोगों को ब्लू जो है वो पानी है, राइट? उसके अंदर क्या होता है? दरियाई घास होती है। 70% में दरियाई घास है, ठीक है? अब ये आप ध्यान से सुनना, फाइटोप्लैंक्टन्स एक तरह का एल्गी है, और उसके साथ ग्रास, जो मतलब घास जो दरिया में उगती है उसको सी वीड कहते हैं, दरियाई घास जिसको कहते हैं हिंदी में। दरियाई घास और फाइटोप्लैंक्टन्स, ये दो चीज जो है वो जितना भी ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करती है। कितना कंट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजन? हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन पेड़ पौधे जितना ऑक्सीजन बनाते हैं दिन में, उसमें 50% जो है ऑक्सीजन वापस वो खा जाते हैं पेड़ पौधे रात के टाइम में। मतलब मान लो कि 100 यूनिट, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 100 यूनिट जो है वो ऑक्सीजन का बनाया है एक पेड़ ने, बड़ा सा पेड़ है, उसने 100 यूनिट बनाया ऑक्सीजन। उसमें से 50 यूनिट जो है वो शाम पे वही पेड़ खा जाएगा, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। रात में तो टाइम में तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सन तो होता नहीं है, तो 50% जो है वो पेड़ खा जाता है। दूसरा जो 50% जो है बचा है, वो जो जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो उसके पूरा पेड़ के अंदर जो है, नीचे जो है, रूट में जो है, वो जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है वो ऑक्सीजन खा जाते हैं, क्योंकि वो भी जीव जंतु तो है। अर्थवर्म्स गिन लो, माइक्रोब्स गिन लो, बैक्टीरिया गिन लो, वायरसेस गिन लो, जितने भी स्तर पृथ्वी के, सॉरी, पेड़ के नीचे जो है, रूट सिस्टम में जितने भी पेड़ के ऊपर है, वायरसेस और बैक्टीरिया और एल्गी तो सब कुछ चीजें उसके ऊपर ट्री पे होते ही है। सूक्ष्म जीवाणु है, एंट्स है, छोटी छोटी चींटियां हैं, वो सब चीजें ये पेड़ के साथ जुड़ी हुई है, वो भी ऑक्सीजन ले रही है। तो वो जो बाकी का 50% जो है, वो पेड़ के साथ जो उसने सुबह बनाया था, वो दूसरा जो बाकी हुआ है वो भी 50% खा जाते हैं। कुल मिला के आप लोगों को सरप्राइज होगा कि एक पेड़ बिल्कुल जीरो इफेक्ट करता है, आप उसको जमीन के ऊपर उगाओगे तो। मैं फिर से कहता हूं, हमारा जो ऑक्सीजन जो है वो दरियाई घास और फाइटोप्लैंक्टन से बनता है, क्योंकि 70% पृथ्वी के जो जो सरफेस है उसमें से 70% जो है वो पानी है, और पानी के अंदर क्या होता है? दरियाई घास होती है, फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे सूक्ष्म एल्गी के पार्टिकल्स होते हैं। एल्गी मतलब वो जो ग्रीन सवार होती है ना, उसके ऊपर जो पानी जहां पर भी रहता है उसके ऊपर उगती है वो। अब आप बचपन से भी समझ के आ रहे हो, समझ के आ रहे हो कि पेड़ उगाओ, झाड़ उगाओ, पेड़ उगाओ, ऑक्सीजन के लिए पेड़ उगाओ, राइट? जो पेड़ उगाओगे तो उसमें से 50% जो है वो उतना ही खुद खा जाएगा पेड़ रात में, और बाकी 50% जो है वो सूक्ष्म जीवाणु, एंट्स, जो चींटियां, जो भी उसके रूट के नीचे जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस है वो भी खाते रहते हैं, उसका ऑक्सीजन वो खा जाते हैं। बाकी 50% जितना भी ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं वो दरिया से ही आ रहा है। ये नई बात हुई या नहीं? 70% पानी है पृथ्वी का स्तर, और उसकी वजह से ही बहुत सारी चीजें वहां पर होती है। ठीक है ना? तो पेड़ पौधे का क्या पर्पस है? पेड़ पौधे का पर्पस यही है कि वो उत्पादन में आपको निमित्त बनते हैं। उत्पादन किसके लिए? तो फ्रूट, वेजिटेबल, उसमें कोई भी लकड़ी है उसके लिए काम आता है। तो ऑक्सीजन के लिए आप कहोगे कि आप पेड़ उगाड़े, तो आप गलत हो जाओगे। उसके लिए आपको काम करना है, उसके लिए आपको ध्यान आकर्षण करना है, तो आपको
ये मछलियां जो है, खास करके बड़ी बड़ी मछलियां जो है, खास करके उसमें नाम है जो वेल फिश का, ठीक है ना, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि जैसे गाय पृथ्वी के स्तर के ऊपर गोबर करती है और वो उपजाऊ जमीन बनाती है, वैसे ही ये वेल फिश कितनी बड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आदमी है यहाँ पर, उसके बाजू में एक हाथी है बड़ा सा, राइट। और वेल फिश ये कम से कम 3 मीटर, मतलब 3 मीटर ऊंचा कह सकते हैं हाथी, राइट, या लंबा भी कह सकते हैं। सबसे लंबा हाथी होता है वो 3 मीटर का होता है, ठीक है चलो। और देखते हैं वेल फिश कितनी लंबी होती है। आप देख सकते हो इसकी पूंछ कितनी बड़ी है, शायद 4-5 हाथी की जितनी तो पूंछ होती है सिर्फ इसकी, वेल फिश की। तो ये जो जानवर है जो दरिया में रहता है, आप उसका मुंह ही देख सकते हो, उसकी आंख देख सकते हो कितनी बड़ी आंख है उसकी, तो 30 मीटर या 100 फुट लंबी ब्लू वेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो खुराक होगा, ये जो जीव है उसका जो खुराक होगा वो कितना बड़ा होगा। छोटी छोटी मछलियां जो है वो खाती है, और वो जब जो खाती है, जैसे ही गाय गोबर करती है, घास खा करके, घास चर करके, गोबर जहां पर करती है वो वहां पर जमीन को क्या करती है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो जमीन जो उसको ऊपर उपजाऊ बना देती है। तो सेम चीजें जो वेल फिश है, कहीं पर खाती है और कहीं पर वो वेस्ट करती है या उसका पोटी निकालती है। अब आप सोच सकते हो कि अगर हाथी इतना छोटा है तो इसका भी कितना वेस्ट बाहर निकलता है, तो उस हिसाब से जो वेल है वो इसका वेस्ट कितना निकलता होगा हर रोज। तो ये जो दरियाई घास जो है, मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, वो दरियाई घास का जो न्यूट्रिशन जो है, ये घास उग सकती है अच्छी तरीके से जगह जगह पर, उसमें ये बड़ी बड़ी मछलियों का हाथ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बन पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं। देख रहे हो कितने कैसे लिंक में हो रहा है ये। जितना भी ज्यादा हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे, आप ये बाय द वे गूगल भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ, तो आप उसमें दरिया का ही आंसर पाएंगे। जितने भी ट्रीज है, आप पूछेंगे कभी ये ट्रीज का क्या कार्यक्रम है, आप ये जो है ना पिक्चर, वो बहुत बड़े ट्रीज है, लगभग एक एक दो दो 1 किलोमीटर तो है ही, इतने ऊंचे ऊपर जाते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली आपको गूगल में ही देख लेता हूँ। हाइट ऑफ रेड वुड्स, ये रेड वुड्स कहते हैं इसको, कैलिफोर्निया में एक ट्रीज होते हैं ऐसे। मैं जस्ट लाइव गूगल में देख लेता हूँ। 115 मीटर, ओके, बहुत किलोमीटर तक नहीं है, बट 115 मीटर उतना ऊंचा तक जाते हैं ये रेड वुड्स, राइट। 350 फीट तक। 350 फीट एक मतलब एक 115 मीटर, उतना ऊंचा पेड़ होते हैं ये। और ये पेड़ क्या कर रहे हैं, पहली बात तो वो कार्बन को संग्रहित कर रहे हैं पहले से ही, जैसे कि कल ने मैम ने कहा था आपको कि पेड़ जो होता है वो कार्बन का संग्रह करते हैं, और उसको आज भी वो ही काम कर रहे हैं, और पहले भी जो है वो कोयला की तरह वो अंदर कर रहे हैं। वो सूक्ष्म ऊर्जा जो सूर्य की आ रही है, जो 0.1% जो सूर्य की किरणें आ रही है, उसको पचा करके, उसको कार्बन जो है हवा में से उसको खींच करके, उसको सॉलिड फॉर्म में करके, उसके जो उसका जो स्टंप है, उसका जो रूट है, उसका जो ट्रंक है उसमें डाल देते। ट्रंक मतलब उसका जो पूरा का पूरा बनावट जो है पेड़ की, उसके अंदर कार्बन डाल देते हैं। और इसकी वजह से हवा में, एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन की मात्रा कम होती जाती है। जितना भी हवा में कार्बन का मात्रा कम होगा, पृथ्वी उतनी ठंडी रहेगी। जितना भी कार्बन का मात्रा बढ़ता जाएगा, तो उतनी ही मात्रा में पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी, और पृथ्वी में बहुत सारी जो साइकिल्स है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 115 मीटर ऊंचा पेड़, आप अगर यहाँ पर इसके सामने एक गाड़ी देख सकते हो कितनी छोटी पड़ जाती है इसके सामने। और ये रेड वुड्स आज भी जिंदा है, ये सब बड़े बड़े पेड़ जो है वो कैलिफोर्निया में रेड वुड्स कहते हैं, द ग्रेट रेड वुड्स। तो वो आज भी जिंदा है ये सब पेड़। तो वो कितना कार्बन पकड़ के रखा है आप देख सकते हो, उसका जो ट्रंक है, उसका जो थड़ है, थड़ जो है ना उसका कितना थिक है, वो कितना मजबूत है।
तो पेड़ का यही काम है, कार्बन को संग्रहित करना। दूसरा पेड़ का काम क्या है कि उसमें से जो फ्रूट, वेजिटेबल और वो सब चीजें हम लोगों को मिलती है। तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि उसमें से हम लोगों को जड़ी बूटियां या उसमें से दवा है वो उसमें से बना सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे कहेंगे कि उसमें से ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन का कार्यक्रम जो है वो, ये जो जीवाणु है, ये जो जीव है, वो दरियाई घास के साथ मैच करके आपको ऑक्सीजन दरियाई घास और फ्लाइटोप्लैंक्टन्स बना करके देते हैं हर रोज। और क्योंकि हवा जो है पूरी पृथ्वी में साइक्लिक है, इसकी वजह से हम लोगों को ये ऑक्सीजन भी मिल रहा है। डेफिनेटली प्लांट्स बनाते हैं ऑक्सीजन, लेकिन प्लांट्स उतना फिर से वापस रात में कंज्यूम भी कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों को भी कहा जाता है कि कभी भी ऐसे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको पता है कि कोई भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? आप लोगों के कोई भी वडील ने भी कहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और उसी टाइम पे भी आप उसके नीचे सोओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी गहरी नींद में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए और पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसके, और वही सांस आप ले रहे हो, है ना। तो रात के टाइम में जो है वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन फिर कौन बना रहा है, क्या बन रही है, तो वो दरिया में बन रही है। दरिया में से दरियाई घास और फाइटोप्लैंक्टन्स, जो छोटे छोटे एल्गी, जो छोटी छोटी शैवालें होती है उसके ऊपर, दरिया के ऊपर फ्लोट होती है, वही सब बना रही है। ठीक है ना? है ना एक नई जानकारी। ये मेरे को भी बहुत सरप्राइज कर दिया था कि क्या हम सोचते हैं, क्या हमारी बुक्स में लिखा है और क्या सच्चाई है। जितने भी हम लोग इसको गूगल भी करेंगे, आज भी गूगल आपको ये आंसर देगा, व्हाट इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जनरेटर, तो आपको उसमें सीवीड या ओशंस ही कहेगा गूगल आपको। ठीक है ना? इसके ऊपर कोई भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझको पूछ सकते हैं। आज हमने तीन टॉपिक पे बात की है। पहले सूरज का उदाहरण दिया, जैसे हमारे पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो घूम रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र जो चारों तरफ घूम रहा है, वो जो सूरज की जो यूवी रेस आती है उसको रोक के रखता है। उसके ऊपर ओजोन लेयर है उसकी मदद से, जिससे हमें कोई हानिकारक कोई बीमारी या चमड़ी के रोग नहीं होते। बढ़िया। और जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट है, लावा लावा के रूप में जो अंदर पृथ्वी के अंदर, वो कैसे हिलती है, और पहाड़ और जो ऊपर की ज़मीन है वो नीचे जाती है, और जो नीचे वाली ज़मीन है वो ऊपर आ जाती है। ऐसे ज़मीन का परिवर्तन होता रहता है। बढ़िया। हाँ जी सर। बढ़िया। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? तो एक आंसर है उसका, व्यवस्था के लिए। ये सब चीजें जितने भी हो रही है, पृथ्वी का विघटन भी हो रहा है, पृथ्वी का जुड़ना भी हो रहा है, पृथ्वी का वहां पर माउंटेन्स भी बन रहे हैं, तो ये सब व्यवस्था के लिए बन रहे हैं, है ना। अगर आप मान लो कि हिमालय वहां पर होते ही नहीं, तो हम लोगों के पास जितना भी बारिश अच्छे से गिर रही है, और वो टाइम टू टाइम गिर जाती है, वो उसकी वजह से ही है, क्योंकि वहां पर हिमालयस का हवा का रुख जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो वहां पर जो पानी से भरा हुआ वाष्पीकरण जो है, क्लाउड्स जो है वो वहां पर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बारिश हो जाती है। तो हम लोगों के पास गुजरात में खास करके जितने भी जहां पर भी जगह पर माउंटेन्स होते हैं, तो वो हवा को कंट्रोल करते, एक तरह से व्यवस्था बनाते हैं ये सब चीजें। ठीक है ना? तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सब चीजें क्यों बनी है, तो इसका आंसर क्या है? तो वो व्यवस्था के लिए बनी है। ये आंसर जो है वो हमारे पास है, साइंटिस्ट के पास भी नहीं है कि क्यों ये सब हो रहा है। ये विघटन प्रक्रिया जो है, वो बनने का प्रक्रिया, ये जो चुंबकीय क्षेत्र को बनना, चुंबकीय क्षेत्र है वो पता है साइंस को, लेकिन क्यों है उसका आंसर नहीं पता है। क्यों वहां पर ऐसे सबसे एग्जैक्ट परफेक्ट अमाउंट में यूवीसी रेज को रोक देता है, यूवी बी रेज को थोड़ा आने देता है, और यूवी ए रेज को पूरे का पूरे आने देता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है उसको भाई आने दे रहा है, जो ओजोन लेयर है हमारा। तो वो क्यों हो रहा है? तो वो व्यवस्था के लिए। हर एक चीज जो है पृथ्वी के साथ, वो व्यवस्था के लिए है ना। तो ये सब चीजें जानकारी लेकर के हम लोगों को के अंदर कृतज्ञता का भाव ही जन्म लेना चाहिए। ठीक है? और कोई हमारा स्टूडेंट जो हम लोगों को गाइड कर सकते हैं? हेलो। यस, आवाज बताइए। आ रहा है? हाँ। मुझे ये प्रश्न था कि जो
जो समुद्र में 70% ऑक्सीजन होता है, वो हम पानी में जाते हैं तभी ऑक्सीजन वो हम क्यों नहीं ले पाते? पानी में तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है हमें। हाँ, पानी में ऑक्सीजन होता है लेकिन पानी में बुलबुले की तरह ऊपर आकर करके हवा में मिक्स हो जाता है। मतलब चमड़ी में से तो नहीं जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि चमड़ी जो है वो ग्रहण नहीं कर सकती उसको। इसलिए आप ऐसे पूछ रहे हो ना कि हमारी चमड़ी में कांटेक्ट में आता है समुद्र का पानी, तो हमको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता, ऐसे ही पूछ रहे हो ना? हाँ, तो हमारा जो फेफड़े हैं वो उसका कार्यक्रम है कि वो एक मीडियम जो है हमारे पास, जो फेफड़े है वो उसके द्वारा ही हम लोग को ग्रहण कर सकते हैं। बाकी हमारी चमड़ी से जो है ना, वो पानी का जो है वो पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकी हवा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है हमारा चमड़ी। इसलिए वो कह सकते हैं कि वो जो कार्यक्रम जो है वो हवा से ही, सांस से ही हो पाता है ना? लेकिन बनता तो है वो कहां पर बनता है? दरिया में ही बनता है ऑक्सीजन, ठीक है ना? ये नई बात लगी या नहीं आपको लोगों को? सबको समझ में आ रहा है ये सब बात? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि हाँ दरिया में बनता है 70% ऑक्सीजन। हाँ, क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है वो 70% पानी है, और 70% पानी है तो अच्छा, दूसरी जो पृथ्वी जो 30% पृथ्वी जी है, उसमें आधा तो डेजर्ट है ना? आधा जो बचा है उसमें से जो बर्फ का हिमखंड है, उसमें से भी जो बचा है वो उसमें बहुत सारा क्या कहते हैं उसमें बंजर लैंड है, या फिर उसमें जीव जंतु जानवर रह रहे, या ऐसी तरह का जंगल जो है वो 1 या 2% ही है। अब आप सोचो, इतनी बड़ी पृथ्वी में इतने सारे लोग सांस ले रहे हैं, 1-2% ही जी एरिया में जो जंगल है, तो उसमें से पूरा को पृथ्वी का ऑक्सीजन बन पाएगा? आप खुद अंदाज करो, खुद सोचो कैसे हो पाएगा ये, है ना? बहुत कम पड़ेगा ऑक्सीजन। हाँ, तो फिर इसका इसका मीनिंग ये है कि इसका जो आंसर है वो कुछ ना कुछ अलग होगा, और आपको मैं आपको प्रूफ करके बता दिया कि ये ऐसा है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? हाँ, बढ़िया, चलो। अभी हम लोगों के पास एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। कौन सा? अभी तो पृथ्वी की बात ही नहीं हो रही, अभी दरिया की बात हो रही। दरिया के अंदर जितना भी वेस्ट हम डालते हैं, खास करके जो इंडस्ट्री का वेस्ट हम लोग डालते हैं वो नदी में डालते हैं, राइट? और जो नदी में इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है वो मछली की क्या हालत करते होंगे, जितना भी प्लास्टिक का कूड़ा है वो क्या हालत करते होंगे जीव जंतु जानवर जो है दरिया में वो, है ना? और अल्टीमेटली ये ही जो दरिया है उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन बन रहा है। तो हम लोग जो कह रहे थे कि पृथ्वी की सतह को सही रखेंगे, साफ रखेंगे, ये प्लांट्स उगाएंगे उसके ऊपर से सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। दरिया को भी साफ सुथरा रखना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे कलेक्टिव ही हो पाएगा, ये समझ से ही हो पाएगा। ये जानकारी जो है वो मिल जाएगी, एक बच्चे को, 10 बच्चे को, 100 बच्चे को मिल जाएगी जानकारी, तो वो कल का जो भविष्य है, कल का जो पॉलिटिशियन है, कल का जो लीडर है, कल का जो बिजनेसमैन है ना, वही तो आप लोगों में से ही तो होंगे कोई। तो वो सब चीजें माइंड में रखना जरूरी है, उसके बाद ही कोई आपको प्रोडक्शन के बारे में सोचना है। ऐसे ही हम लोग सोचने लग जाएंगे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे पोल्यूशन करेंगे, यह प्रश्न हो जाता है फिर तुरंत, है ना? कोई भी चीज का इंडस्ट्री आप देखोगे, कभी कभी तो मुझको आश्चर्य होता है कि कितना हम लोग लापरवाह हो गए। मैंने एक बार भी एक इंडस्ट्री भी देखी थी जहां पर वो लोग बोर बनाते हैं, बोरवेल खोदते हैं, और इंडस्ट्री है बाजू में, और जो इतना भी पॉइजन होता है ना वो उसमें ऐसे बोरवेल में डाल देते हैं नीचे। और पता कैसे लगता है कि बाजू में जो दूसरा खेड़ूत होता है 1-2 किलोमीटर दूर, वो उसके पास से सडनली लाल कलर का पानी निकलने लग जाता है। तो पता लग जाता है, अच्छा ये पानी ऐसे खराब कैसे सडनली हो गया, क्योंकि ऊपर कोई है इंडस्ट्री, वो पॉल्यूशन कर रही है, और पॉल्यूशन का पानी जो है वो सीधा बोरवेल में डाल रहे हैं उन लोगों की बोरवेल में। और वो बोरवेल में नीचे वाटर टेबल एक ही होता है सबका, जो पृथ्वी के स्तर के नीचे जो वाटर टेबल है वो एक ही होता है। तो नीचे जो खेड़ूत जो होता है 1-2 किलोमीटर दूर जो होता है, वहां पर उसने बोरवेल किया तो वहां पर पानी लाल हो गया। क्या कारण है? तो वहां पर उसने ऊपर ऊपर कोई भी इंडस्ट्री, कोई अपने आजू बाजू ने इंडस्ट्री लगाई है कोई, उसकी वजह से उसका भी खेत खराब हो रहा है। तो जो भी पूरी व्यवस्था है वो जुड़ी हुई है। अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, मतलब इसका मतलब है कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है हमारे आंख के सामने दिख रही है, वो एक एक साइकिल्स, अलग 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 छोटी छोटी साइकिल्स, व्यवस्था के लिए साइकिल्स चल रही है एक साथ, और उसकी वजह से ही पूरी की पूरी अस्तित्व हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना? कोई भी एक चीज कह नहीं सकते कि सोलर सिस्टम है, मतलब चंद्रमा घूम कर रहा है पृथ्वी में, एक साथ पूरी पृथ्वी घूम रही है चंद्रमा और दूसरे अन्य ग्रहों के साथ, और सूर्य के चक्कर लगा रही, बस ये अस्तित्व है, ऐसा नहीं है।
बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म साइकिलें चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा काम और क्रिया हो रही है। और वो क्यों हो रही है? व्यवस्था के लिए। ये माइंड में रखना चाहिए कि सब कुछ चीजें जो भी हो रही है वो व्यवस्था के लिए। ठीक है, एक सिंपल सी एक भाषा में हम लोग बात करें तो पेड़ पौधे के अंदर जो सिस्टम है वो रूट स्ट्रक्चर में से ऊपर ले जाता है पानी, और वो जो पानी होता है वो न्यूट्रिशन फॉर्म्स में, जो जमीन में जो न्यूट्रिशन होता है, जो केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो सब उठाता है और उसकी मात्रा में, उतनी ही परफेक्ट मात्रा में उठाता है जितने भी उसको जो पेड़ पौधे का टाइप हो उसके हिसाब से वो उठाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नारियल का पानी जो है वो किस मटेरियल से, किस एलिमेंट से बनता है, वो ही एलिमेंट्स पृथ्वी के जो जड़ होती है उसके अंदर से उठाता है और उसको नारियल में संग्रहित कर देता है। ये बात तो समझ में आ जाती ना। जैसे कि पालक है, पालक के अंदर आयरन ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि पालक की जो जड़ें है वो आयरन को या लोहा का तत्व जो होते हैं, वो माइक्रो लेवल में जो लोहा का तत्व होता है मिट्टी में, उसको उठा लेता है, सॉल्युबल फॉर्म में बना करके ऊपर रूट सिस्टम में ले जाता है और वो पत्ते में संग्रहित कर देता है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? उत्पादन जो है वो खास करके इसके साथ लिंक्ड है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं। और ये जो साइकिल है वो आपने ऊपर देखा होगा, न्यू मून, वैक्सिंग मून, फुल मून और वैनिंग मून है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो चंद्रमा है और वो खेती के साथ क्या लिंक है? ठीक है, आज का ये टॉपिक है, अभी है लास्ट टॉपिक, और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जब भी फुल मून होता है, फुल मून का मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो फुल मून कहते हैं ना उसको, फुल मून जो होता है, तो जो पृथ्वी और जो चंद्रमा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो फुल मून में 3 लाख से ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट। और जब न्यू मून होता है, जब अमावस होती है, आप देख सकते हो कि पूरा काला है मून। जो न्यू मून होता है अमावस के टाइम में अबाउट 4,06,000 किलोमीटर तक होता है। अब इसमें कौन सा मून में ज्यादा तफावत है, ज्यादा डिस्टेंस है? कौन सा मून में दूरियां ज्यादा है? सब ध्यान दे रहे ना क्या है मैं कहना चाहता हूं? जब फुल मून होता है तब चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, और जब न्यू मून होता है, जब अमावस होती है, वो मून जो होता है, वो चंद्रमा होता है, वो दूर चला जाता है, पृथ्वी से दूर चला जाता है। इसका मतलब है कि जब आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, तो जब न्यू मून होता है, जब अमावस होती है, तब दूर होता है चंद्रमा, दूर होता है, चक्र काट रहे, दूर से चक्र काट। फिर वापस जब न्यू मून होता है, फुल मून आ जाता है, तब नजीक आ जाता है। ये पृथ्वी है, इसके नजीक आ गया, और जब वापस जाता है न्यू फुल मून की तरफ, तब वो वापस दूर हो जाता है। फुल मून नजीक आ गया, न्यू मून दूर चला गया, फुल मून नजीक आ गया, न्यू मून मतलब अमावस के टाइम में दूर चला गया। तो ऐसे ऑर्बिट काट रहा है मून जो है हमारा, एग्जैक्टली सर्कल में काट नहीं रहा है, थोड़ा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मतलब दूर जाता है फिर नजीक आता है, फिर दूर जाता है फिर नजीक आता है, ऐसे करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में काम करता है। अब इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या मीनिंग है, ये क्या व्यवस्था के हिसाब से काम हो रहा है इसमें, ये इसको समझेंगे हम। एक एनिमेशन ही आपको दिखा देता हूँ ना कैसे कैसे काम करता है, ठीक है ना। ये जो है आप यहाँ पर ध्यान देना, और ये 2 नंबर्स में ध्यान देना। ये 3,60,000, 3,50,000, जब फुल मून हो गया था 3,50,000 हो गया। जो फुल मून यहाँ पर दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर देखते रहना, ये जो फुल मून है तब 3,50,000 था, फिर से बढ़ता जा रहा है 3,60,000, 3,80,000, 3,90,000, 4 लाख किलोमीटर दूर है अभी पृथ्वी से। पृथ्वी बीच में यहाँ पर दिख सकती है आपको। जब अमावस हो गई, जब यहाँ पर अमावस हो गई, तब आपको 4,05,000, 4,05,000 लगभग किलोमीटर दूर था। वापस फिर नजीक आता है, देखो आप फिर से 1 किलोमीटर जो है वो फिर से कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अमावस होती है तब पृथ्वी से दूर चला जाता है,
जब भी अमावस होती है, जब न्यू मून होता है, तब पृथ्वी से दूर चला जाता है, 4,06,000 किलोमीटर तक चला जाता है। और जब भी फुल मून होता है, जब चंद्रमा फुल दिखता है, तब 3,50,000 तक ही नज़दीक आ जाता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण जो है, वो चंद्रमा का भी होता होगा, जिसकी वजह से वो हाई टाइड और लो टाइड भी आती है पृथ्वी में, हम लोग देख सकते हैं, राइट? जो हाई टाइड आती है, जो मांडवी में जो आप भी स्विमिंग करने के लिए गए होंगे, आपने देखा होगा जो बाहर का पानी है, वो बहुत नज़दीक आ गया है, जो ऊपर आ गया है, और अमुक टाइम में तो बहुत नीचे चला गया है। तो वो क्या है? तो वो चंद्रमा के कारण है ना? तो उसका भी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का प्रभाव होता है। तो पेड़-पौधे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप देख सकते हैं इसमें, न्यू मून का मतलब है जब से सबसे दूर होता है तब। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा कर्सर जहाँ पर घूम रहा है। तो जब भी अमावस होती है, तो हमने कहा कि क्या था, वो दूर चला जाता है। तो जब चंद्रमा दूर चला जाता है, तब किसका गुरुत्वाकर्षण काम करेगा ज्यादा? पृथ्वी का। ठीक है, समझ में आ गया? जब चंद्रमा दूर चला गया, जब अमावस से जब चंद्रमा दूर चला गया, क्योंकि किलोमीटर ज्यादा है, देखो किलोमीटर हम लोग ने फिर से देखते हैं एक बार, किलोमीटर 4,06,000 है अमावस के टाइम में, न्यू मून में। इसका मतलब ये चंद्रमा दूर चला गया है। तो ग्रेविटी किसकी काम आएगी अभी? पृथ्वी की ग्रेविटी काम करेगी। तो जो पानी जो है वो नीचे रहेगा, नीचे चला जाएगा। और जब फुल मून होता है, जब चंद्रमा नजदीक आ जाता है, तो पानी का क्या है एरिया? रहने का एरिया क्या है? ऊपर रहता है, पत्तों में रहता है, ऊपर चला जाता है, पृथ्वी के स्तर के ऊपर रहता है पानी। इसका मतलब ये है, ये सिंपल चीज आपको समझनी है कि ये पृथ्वी के स्तर के ऊपर आ जाते हैं जब फुल मून होता है तब। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था किसी ने, कि इसका फर्क क्या पड़ता है। अब आप सुनना ध्यान से, बहुत, क्योंकि ये बहुत अब अहम बात है ये। गेहूं को हम हार्वेस्ट करते हैं, तो गेहूं में दाना कहां पर होता है? नीचे होता है या ऊपर होता है? तुरंत आंसर कीजिए, आप ऑनलाइन में जो भी ज्वाइन है वो आप सुन रहे हैं। तो गेहूं का दाना ऊपर होता है, पृथ्वी के स्तर के ऊपर होता है, या नीचे होता है? ऊपर ही होता है। ठीक है। जब आप गेहूं का दाने को फुल मून के अराउंड हार्वेस्ट करेंगे, तब पानी का भाग जो होता है वो गेहूं का दाने के अंदर ऊपर होगा। और जब आप अमावस के टाइम पे हार्वेस्ट करेंगे, तो पानी का भाग मतलब गेहूं में नहीं होगा और नीचे चला गया होगा पानी, तो दाने में पानी का भाग कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि जब गेहूं का दाना जब पक गया है और आप अमावस की वेट करते हो, तभी आप उसकी जुताई करते हो, कटिंग करते हो, तब आपका जो हार्वेस्ट है उसमें पानी का भाग जो है वो नहीं रहेगा। इसका मतलब है आपका दाना जो है वो कड़क रहेगा, उसकी वजह से कीड़े उसमें कम आएंगे। कितने प्रतिशत कम आएंगे? 20 से 25 के 30% कीड़े जो है वो कम आएंगे। जब आप कब हार्वेस्ट करते हो? अमावस के टाइम। किसको? गेहूं या दाने वाली चीज को, जो ऊपर रहती है, वो हार्वेस्ट जो ऊपर का है वो। क्लिक हो रहा है मैं कैसे कैसे लिंक कर रहा हूं? क्योंकि चंद्रमा दूर चला गया, इसकी वजह से ये जो हार्वेस्ट जो है वो, हम लोग पानी का जो भाग है वो पृथ्वी ने खींच लिया उसका गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो आपका जो हार्वेस्ट था वो ऊपर का पार्ट था, उसमें पानी कम होगा, तो उसमें कीड़े जो है वो कम आएंगे। सिर्फ 7 या 15 दिन की फर्क में, है ना? ये जो है ना मून साइकिल्स, वो 7-7 दिन की फर्क में है। 4 बार 7 का साइकिल्स होता है, इसकी वजह से 28 दिन होते हैं। और चंद्रमा जो है वो हमारा 28 दिन का साइकिल में घूमता है ना? ये क्लियर हो गया सबको? और जब आप उसका जो हार्वेस्ट जो लेते हैं, जब कोई भी चीज प्लांटिंग करनी है, आपको कुछ भी चीज उगानी है, तब उसमें से उसके तो मूड भी नहीं होते, उसमें रूट्स भी नहीं होता है। तो फुल मून के टाइम में आप कोई भी चीज आजू बाजू, फुल मून के आजू बाजू आप प्लांट करते हो, तो क्या हो जाएगा? वो पानी का भाग जो है वो पृथ्वी के सतह के ऊपर ही रहेगा। तो पानी का भाग जब सतह के ऊपर रहेगा, तो जो छोटे छोटे बीज आपने उगाए हैं, वो अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे तो अच्छे से उसका रूट सिस्टम डेवलप होगा। रूट सिस्टम डेवलप होगा तो वो फिर फेल नहीं हो जाएंगे। जो आपने बीज डाला है वो फेल नहीं होगा। कितना फेल नहीं होगा? वो भी 20 से 25 से 30%।
तो आपने बचा दिया, अनाज जो है वो वेस्ट होने से बचा दिया, सड़न से बचा दिया, क्योंकि आपने पानी का भाग जो था वो वहाँ पर से हटा दिया, उसको अमावस के अराउंड आपने हार्वेस्ट किया। और आपने बीज अंकुरित का टाइम भी, बीज अंकुरित जो होता है वो भी आपने उस टाइम पे अंकुरित किया। कौन से टाइम पे अंकुरित किया? जब पृथ्वी के बाजू में चंद्रमा आता है तब, जिसकी वजह से पानी की जो सतह, जो लेवल है वो ऊपर ही रहता है, और ये पृथ्वी के स्तर के ऊपर ही रहता है, जिसकी वजह से बीज को अंकुरित होने में और पानी लेने में सहायता मिलती है। ठीक है ना? ये दो चीज सिर्फ आपको समझने के बाद आपको लगता है कि आपको जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो है वो आपका 20 से 25 से 30% प्रॉफिट बना सकते हो, सिर्फ मून साइकिल को समझने के बाद। ये सिद्धेश भाई। हाँ, तो उसका मतलब ऐसा हो गया ना कि जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर अगर हमको हार्वेस्ट करना है हाँ, तो वो पूनम के टाइम में करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम उसमें वजन ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि वो फ्रूट में यस जो है यस। वो वाटर का पार्ट ज्यादा होता है, और जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसमें कम आपका सबसे कम रखना है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बराबर आप, बराबर। अगर आपके पास ऐसा कैलिब्रेशन है तो आप ये खुद कर सकते हो कि ऐसे अनाज को ऐसे 7 दिन के बाद हार्वेस्ट करो, और वही अनाज को पहले से हार्वेस्ट कर दो, और उसमें देखो बंद करके एक पॉलीथीन में पैक करके रख दो, उसमें देखो कीड़े किस पे पहले आते हैं। क्योंकि कीड़े के जो डीएनए जो है वो रेत में है ही है पहले से। जो हम लोग कहते हैं ना अणस्या, वो होता है वो अणस्या, अर्थवर्म्स और ये सब, इसके डीएनए जो है वो पृथ्वी में जमीन में है ही है। आप उसको अनुकूल अनुकूल वातावरण दोगे तो वो जगह जगह पर हो जाएंगे, वो डोमिनेंट फॉर्म में है ना? बट हम उसको वातावरण ही अनुकूल नहीं देते, उसमें भेज जो है, बीज में जो भेज होता है वो निकल गया, तो फिर वो वातावरण ही नहीं अनुकूल होगा, तो फिर उसमें कीड़े भी नहीं आएंगे। ठीक है? और फ्रूट की हार्वेस्टिंग जो आप कह रहे हैं, अगर आप फुल मून के टाइम पे करेंगे तो उसका मतलब है उसका वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और वही चीज आपका प्रॉफिट में गिना सकते हैं आप। तो ये सीधा आपका पोस्ट हार्वेस्ट का जो है हेडेक जो आपका सॉल्यूशन करना था, तो वो भी सोल्व हो गया आपका, कि कितना वजनदार इसका कोई बनाना। रिसर्च रिसर्च हाँ, पेपर या ऐसा कुछ है इसका हाँ, जिसके हाँ, ऊपर? डेफिनेटली। ये आप गूगल करेंगे ना तो इसको बहुत, मून कैलेंडर, मून हार्वेस्टिंग, मून प्लांटिंग, आप सिर्फ मून मून के साथ लिंक करके कोई भी वर्ड आपको समझना है, आप करेंगे तो उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। लोगों इसके ऊपर फॉलो करके उसको पूरा इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि देखो एक बात समझनी चाहिए, हमारे अंदर न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा हार्ट है, ठीक है? लेकिन प्लांट्स के पास क्या है? तो प्लांट्स के पास जो चंद्रमा है, जो न्यूट्रिशन को ऊपर नीचे जो करने का कार्यक्रम जो है, वो ऐसे ब्रीदिंग तो करते ही प्लांट्स, पर जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मूवमेंट ऑफ सैप जिसको कहते हैं ना, क्षीर जो होता है, सैप जो होता है, वो मूवमेंट क्या करता है? तो वो मून की साइकिल्स के हिसाब से करता है। अच्छा, मून के साथ साथ पृथ्वी घूम रही है, तो जो पृथ्वी जो उस टाइम पे घूम गई तो वो 24 घंटे में तो घूम गई ना, मून तो 28 दिन लगाता है। तो पृथ्वी भी जो घूम गई है तो एक तरह का बीट करता है, हार्ट बीट की तरह न्यूट्रिशन अप एंड डाउन होता रहता है, ट्रीज में भी ये घूम जाती है, तो इसलिए उसका ऑपोजिट भी हो जाता है। लेकिन जब मून नजीक आ जाता है तो उसका प्रभाव जो है वो 7 दिन तक ज्यादा रहता है। किसका प्रभाव? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चंद्रमा का, उसका ज्यादा प्रभाव देता है वो 7 दिन तक। और जब दूर हो जाता है तो वो भी उसका 7 दिन का प्रभाव रहता है। तो ये जो दो टाइम है, उस टाइम पे आपने उसके साथ सिंक्रोनाइज करिया हार्वेस्टिंग का, और जिसको कहते हैं ना बीज की बुआई का, तो वो दो चीज का आपने साथ सिंक्रोनाइज कर लिया, न्यू मून अमावस और फुल मून पूनम के साथ, तो वो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना? और इसका आप रिसर्च डेफिनेटली, मैं आपको लिंक में होगा तो उसमें व्हाट्सएप में भी भेज सकता हूँ। और बाकी तो ये सब चीज़ें का ओपन है गूगल में, रिसर्च के लिए आप भी कर सकते हो। आप अगर करोगे और खुद आप उसका वीडियो रील बनाओगे तो और भी उसका आपको खुद कर करके, जिसको कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करके, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं इसका 100% प्रूफ देता हूँ। जब हमारे खेत में गेहूं हुआ था और हमने उसी टाइम पे अमावस के टाइम पे हार्वेस्ट किया था, उसको आप नहीं मानोगे, 3 से 4 साल तक वही गेहूं को यूज कर रहे थे, उसमें एक भी कीड़ा नहीं पड़ा था। और उसमें हमने कोई भी तरह का कीटनाशक या नीम के पत्ते भी कुछ भी नहीं डाला था, उसको पैक करके रख दिया था बस। और वो भी पैक कौन सी बैग में?
एयर टाइट बैग में नहीं, ये जो प्लास्टिक के वो जो आती है ना जिसमें वीविंग होती है, वही नॉर्मल बैग्स जो होती है, गेहूं की बैग्स कहते हैं हम उसको, नॉर्मल बैग्स जो वीविंग में से, उसमें से एयर भी थोड़ा सा ट्रैवल करती ही है, लेकिन हम लोगों ने उसको पैक करके रख दिया था क्योंकि उसमें वाष्पीकरण जो मॉइस्चर कंटेंट कम था, क्योंकि हमने उसको अमावस के टाइम पे हार्वेस्ट किया था, पानी सब नीचे चला गया था, उसकी वजह से 3.5 साल तक 4 साल तक वही गेहूं खा रहे थे हम लोग। और वही हम लोग जब पीसने के लिए लेके जाते थे, उसमें उसका जो चक्की होता है उसमें, तो वो अलग टाइप का आवाज आता था उसमें से, ऐसे हेवी आवाज आता, जैसे कि चक्की जो होती है उसको ज्यादा लोड आ रहा है। वो स्वाभाविक तो है, क्योंकि हमारा दाना जो है वो परिपक्व हुआ है, दाना अब छोटा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा है। अभी हम लोग है ना, पोषण को समझना पड़ेगा। दाना छोटा हो गया, वजन में कम हो गया क्योंकि पानी उसमें नहीं है, लेकिन आपका दाना जो है वो ताजा रहेगा, फ्रेश रहेगा, उसमें कोई भी तरह के कीड़े नहीं आएंगे। तो हम लोगों को इंपॉर्टेंस किसको देना है? जब लाभ की दृष्टि से देखेंगे तो आपका किलो के हिसाब से बिकना चाहिए, तो ज्यादा किलो तो ज्यादा वजन तो ज्यादा पानी, तो ज्यादा कीड़े भी आएंगे उसमें, है ना। पर आप न्याय की दृष्टि से देखेंगे कि किसको मैं बेच रहा हूं, कैसा माल मुझको बनाना है, एज अ फार्मर व्हाट शुड आई बी प्रोड्यूसिंग, मैं कैसा माल बनाऊं, मेरा कस्टमर कौन है, ये संबंध जो है वो संबंध की पहचान होती है, तो आप अलग तरीके से उसको संबंध को निर्वाह करोगे। संबंध की पहचान होते ही आप उसको सही चीज दोगे, सही चीज का मतलब उसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ा करके दोगे, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रमाण में रखोगे, कैसे आपके खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बरकरार रहे, तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु भी आएंगे, अर्थवर्म्स आएंगे, अणस्य आएंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये सब चीजें जो है वो आप उसकी ध्यान रखेंगे, ना कि दवा छिड़क छिड़क के ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु को मारने का। और उसमें से फिर जो पैदावार होती है वो 1 साल के लिए तो अच्छी होती है, पर उसके बाद में भी आप हर बार आपको नाइट्रोजन का सॉरी वो जो कहते हैं ना यूरिया का फैलाव करना पड़ता है हर बार। नेचुरली कैसे चीजों को, साइकिल्स को समझ करके हम लोगों को करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये मेरा आपका आज एक लास्ट टॉपिक था। काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, पर मुझको लगता है कि आप एक बार इसको वीडियो को बार फिर से एक बार देखोगे तो आपको काफी सारा पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत विजुअल रखने की कोशिश की है मैंने, जिसकी वजह से आप लोगों को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक फिर से वीडियो देखने का आपको मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। इसमें से काफी सारा आपको क्लैरिटी भी आएगी। ये स्लाइड्स मैंने बहुत टाइम लगा करके बनाई है, लेकिन इसमें से ज्यादातर एनिमेशन ज्यादा में डाला है, क्योंकि आपके माइंड में जो है वो स्टोरीज, एनिमेशन, और उसी वजह से आपके माइंड में पूरा माइंड मैप जो कहते हैं ना, माइंड मैप बन रहा है। अभी हम लोग पहले करते ही थे, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझ में नहीं आता था, हम लोगों को पहले से ही समझते थे, लेकिन ये रीजन जो है साइंटिफिकली हम लोग नहीं समझते थे, इसलिए सिर्फ उसको हम लोगों ने उसका उत्सव का डेट्स बना दी थी हमने। और वो उत्सव के डेट्स आप देखोगे ना, तो हम आज भी लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लूनर कैलेंडर का मतलब जो चंद्रमा का साथ जो लिंक में है उसका कैलेंडर फॉलो करते हैं। ये जो पूर्णिमा और अमावस कहते हैं ना, वो उसके साथ ही हम लोग को जो गुजराती कैलेंडर जो पूरा है वो एक लूनर कैलेंडर है, सोलर के ऊपर बेस्ड नहीं थी। जो ये जो जनवरी फरवरी मार्च है ना, वो सोलर कैलेंडर है, बट जो हमारा जो महीने का जो नाम जो है वो भी पूरा का पूरा चंद्रमा के साथ लिंक्ड है ना, तो हमारा लूनर कैलेंडर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों के साथ हम लोगों ने ये सब इवेंट्स को हमने उत्सव के साथ लिंक करके सब चीजें कर दिए, तो वो भी हम लोगों ने बाईपास करके हम लोग को कुछ भी उगाते हैं, और कोई भी चीज उगा देते ग्रीन हाउस में कभी भी, है ना। ग्रीन हाउस में तो कोई भी चीज का आपका पानी का भी आप स्तर ऊपर नीचे कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो मुझको तो आजकल वाटरमेलन्स दिखने लग गए मार्केट में, जबकि वाटरमेलन्स तो समर में आना चाहिए, उनाड़ा में टाइम में आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है सब? तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में जो हम प्रोडक्शन दे रहे हैं ना, उसकी वजह से कितने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा। वाटरमेलन जो है वो सिस्टम को ठंडा करता है, हमारी बॉडी को ठंडा करता है, और हम लोग वही चीज जब है वो जो सियाड़े में टाइम पे और बारिश के टाइम पे और ठंडी के टाइम में खा रहे हैं वाटरमेलन, तो क्या होगा? पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, हमारा पाचन शक्ति स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से और भी सारा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में संग्रहित हो जाएंगे। ये सब चीजें समझ के बिना जो कर रहे हैं ना हम लोग, और कर रहे किसके वजह से? प्रिय हित लाभ की वजह से। जो न्याय धर्म और सत्य की जो दृष्टिकोण है उसको खोलने की बहुत सख्त जरूरत है ना। तो वो कैसे आएगी? समझ से, है ना। तो ये टेक्निकल चीजें हम लोगों ने बात की है।
तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। कल जो है वो थोड़ा सा छोटा सा एक टेस्ट रखते हैं 5-10 मिनट का, और वो टेस्ट में आप मेरे ख्याल से एक पीडीएफ ही बना देता हूँ, पीडीएफ मैं ग्रुप में फ्लोट कर देता हूँ, और उसको फिर आप आंसर कर सकते हो तुरंत वर्बली, आपने जो आंसर लिखे उस हिसाब से। तो वो एक टेस्ट छोटा सा रहेगा आज का 4 टॉपिक्स के हिसाब से। तो आप एक बार वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, और देखो मज़ा आएगी। ये सब चीज़ें आप याद रखोगे तो भी आपको भी अभी जैसे मज़ा आई समझने में, वैसे आपका टेस्ट भी लेना होगा। तो आप एक बार वीडियो देख करोगे तो आप आंसर कर दोगे, और फटाक से ये सब चीज़ें जो नई नॉलेज है उसके आपके माइंड में एक एक जिसको कहते हैं ना फॉर्मेट कर दिया हार्ड डिस्क आपने, तो नया चीज़ क्या डालना है अभी, तो नई चीज़ ऐसे सब डालोगे तो वो सब चीज़ें आपको भी फ्यूचर में फ़ायदा करेगी। ठीक है ना? तो सबको नमस्ते, हम लोग कल मिलते हैं फिर से, यही सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आवर्तनशीलता जो साइक्लिसिटी है नेचर में, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है? थैंक यू जनकभाई, बहुत सरस डेप्थ में બધું શીખવાડ્યું. यस ખૂબ મજા આવી આજના સેશનમાં. यस